बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर काइंडली वॉइस मैसेज तो खैर अवेलेबल नहीं है सभी दोस्तों को, लेकिन चैट मैसेज के अंदर मुझे बता दें कि क्या सभी दोस्तों को स्क्रीन और आवाज़ प्रॉपरली आ रही है, किसी को कोई इशू तो नहीं है। ठीक हो गया, चलें, बेहतर है, सभी को स्क्रीन भी आ रही है और आवाज़ भी आ रही है। 2 मिनट देते हैं ताकि जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो सारे ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। हाउ कैन आई रिसीव यस्टरडेज़ लेक्चर? सर कल भी बताया था और आज भी बता देता हूँ, ये तो बल्कि रोज़ाना के क्वेश्चंस हैं। रिकॉर्डिंग सर नहीं अभी फ़िलहाल अवेलेबल, इसलिए लेक्चर्स जो भी हैं वो लाइव ही आपने सुनने हैं। वसीम भट्टी भाई कह रहे हैं कि टुडे इज़ माय फर्स्ट डेमो क्लास। जी सर, आपकी फ़र्स्ट क्लास है, लेकिन वैसे आज दूसरी क्लास है। पिछली क्लास के अंदर हमने काफ़ी सारे फॉरेक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की थी। आज हम मज़ीद फॉरेक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ज़रा डेप्थ के साथ देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें कल वाले लेक्चर की आज रिपीट होंगी और बहुत सारी चीज़ें नई भी आएंगी। तो कल का लेक्चर जिन्होंने मिस किया है उसके लिए सर माज़रत, फ़िलहाल तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं वो शेयर नहीं कर सकता। और फ़िलहाल इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स नहीं होगी, आपको लाइव ही अटेंड करने पड़ेंगे। इन दीज आर लेक्चर्स वी विल एबल टू अंडरस्टैंड दी ट्रेडिंग एंड डू ट्रेडिंग। जी बिल्कुल सर, मकसद ही ये है कि इस पूरे कुछ 6-7 दिन का जो कोर्स डू प्राइम ने अरेंज किया है आप लोगों के लिए, इसको जब हम कंप्लीट कर लें तो आप कॉन्फिडेंट होके अच्छे तरीके से ट्रेड करने के काबिल हो सकें। ट्रेड करने के काबिल होने में जहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है, आपकी लर्निंग प्ले करती है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डेमो प्रैक्टिस। आपने कितनी ज़्यादा डेमो प्रैक्टिस की है। अगर आप प्रॉपर तरीके से डेमो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और डेमो प्रैक्टिस के बारे में भी हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे कि वो कैसे की जाती है प्रॉपर तरीके से, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो जो लॉसेस हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। ये जहन में रखिएगा। फॉरेक्स एक नहायत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, लेकिन जहाँ पे ये इंतहाई प्रॉफिटेबल है वहाँ पे ये इंतहाई लॉसेस भी जनरेट करता है। ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें। जी बिल्कुल सर, चार्ट्स बिल्कुल इंशाल्लाह आप लोग अच्छे तरीके से समझने के काबिल हो जाएंगे। मैं सर स्क्रीन को इस वक्त फुल स्क्रीन कर देता हूँ, स्लाइड शो रन कर देता हूँ। मैंने अभी स्क्रीन फुल स्क्रीन कर दी है। काइंडली एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें कि आप लोगों को स्क्रीन पूरी नज़र आ रही है और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, तो उसके बाद हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सर ट्रेडिंग डेमो नहीं होती, पूछ रहे हैं भाई कि क्या मैं डेमो ट्रेडिंग सिखाऊंगा। नहीं, ट्रेडिंग डेमो नहीं होती। डेमो तो जस्ट अकाउंट है जो एक फॉरेक्स का फीचर है। आप चाहे डेमो अकाउंट पे काम करें चाहे लाइव अकाउंट पे काम करें, चार्ट आपको जो है वो रियल मिल रहा होता है। सर वसीम भट्टी भाई, फ़िज़िकल लोकेशन और ऑफिस की डिटेल जो है वो असल में ऑफिस इनके बहुत ज़्यादा हैं, तो एक्चुअली हेड ऑफिस की ही आप शायद पूछ रहे होंगे, वो मुझसे व्हाट्सएप पे आप ले लीजिएगा, मैं आपको डिटेल दे दूँगा। जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बिस्मिल्लाह करते हैं सर, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहले डिस्क्लेमर है। जनरल डिस्क्लेमर हर जगह पे यही होता है कि भाई ये एजुकेशन पर्पसेस के लिए है और वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये थोड़ी सी डिटेल मेरे बारे में है। फ़ोटो मेरी पुरानी है, 10 साल पुरानी है। कल भी एक दोस्त ने फ़ोटो के ऊपर तबसरा किया था। अब मैं बहरहाल थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता हूँ। नाम मेरा डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा अपना इंट्रोडक्शन करवाने में, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे नए हैं आज क्लास के अंदर। तो मुझे तकरीबन कोई 18 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फॉरेक्स को पढ़ाने का। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मेरा इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन 18 साल हो गए हैं मुझे बाकायदा ऑफिशियली
बहुत सारे ब्रोकर्स के लिए मैं एजुकेशन पार्टनर के तौर पे काम कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। वैसे मैंने न्यू पिक्चर लगा लें सर, न्यू पिक्चर लगाने का टाइम नहीं मिला, यकीन करें आज सारा दिन लगातार मैसेजेस आए लोगों के, तो मैंने रोटी भी जो है ना वो दौड़ के खाई है, तो पिक्चर लगाने का टाइम किधर से मिलना था। अच्छा बहरहाल मैंने सन 2021 के जनवरी के महीने में रिटायरमेंट वैसे अनाउंस कर दी थी, मैंने क्लासेस पढ़ाना बंद कर दी थी और उसके बाद मैंने कोई क्लास नहीं पढ़ाई। मुझे पिछले कुछ महीने पहले सर ये काइंडली कोई बंदा जो है वो जिस स्क्रीन पे ड्राइंग कर रहा है अवॉइड करें सर इस चीज़ से। अब इस ड्राइंग को ख़त्म कैसे करना है ये मुझे देखना पड़ेगा। प्लीज़ प्रोवाइड क्लास रिकॉर्डिंग। सर मैं क्लास रिकॉर्डिंग कैसे आपको प्रोवाइड करूं सर? ये ड्राइंग किसी ने कर दी है स्क्रीन के ऊपर और मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि ये ड्राइंग जो है वो कैसे ख़त्म होगी। ये आई थिंक यहाँ से क्लियर ड्राइंग, ठीक हो गया, ड्राइंग ख़त्म हो गई है। बहरहाल मैं अपने बारे में बता रहा था सर, ऑडियो का इशू क्या है बताएं। बाकी दोस्त बता दें कि क्या सभी को आवाज़ ठीक आ रही है, अगर किसी को कोई इशू है तो बता दें, उसको चेक किया जा सकता है। मुझे पिछले कुछ अर्सा पहले डबल हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज रही है। मैं कई दफ़ा हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ, 3 मुझे स्टंट डले हैं, 3 मुझे बलून डले हैं। और ये हार्ट अटैक जो है आप कह सकते हैं कि फॉरेक्स की वजह से हुआ है और कह सकते हैं कि फॉरेक्स की वजह से नहीं भी हुआ। मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर एक पूरी वीडियो मैंने बना के हमारा जो यूट्यूब चैनल है forex.guru.pk उसके ऊपर पब्लिश की हुई है। मैं रिकमेंड करूंगा वो ज़रूर देखें ताकि पता चल जाएगा आपको कि फॉरेक्स ट्रेडर को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लाइफ स्टाइल के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से नहीं, लाइफ स्टाइल के हवाले से। और मुझे हार्ट अटैक की वजह जो थी वो ट्रेडिंग नहीं थी, लाइफ स्टाइल था। बहरहाल यहाँ पे आपको मेरा मोबाइल नंबर अवेलेबल है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जब चाहें इस क्लासेस के दौरान भी और इन क्लासेस के बाद भी जब चाहें मुझे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं कोशिश करता हूँ हर बंदे को उसके मैसेज का जवाब देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे चलते हैं, इतनी इंट्रोडक्शन काफ़ी है। और जनाब आज को जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आज हमारा पार्ट 2 है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स कॉन्सेप्ट्स का। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें स्क्रीन पे आप लोगों को मेंशन नज़र आ रही हैं। सर ड्यूरेशन किस चीज़ का पूछ रहे हैं मुझे? आपने सिर्फ ड्यूरेशन पूछा है तो उसका मुझे नहीं पता चला कि ड्यूरेशन किस चीज़ का पूछ रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेंशन हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आज कवर करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर की। व्हाट टाइम ऑफ क्लास एंड क्लास? सर ये क्लासेस जो हैं रफली 6 या 7 दिन की होंगी। मैं रोज़ाना 9 बजे हुआ करेंगी जिस टाइम पे आज शुरू हुई है। कोशिश है कि डेली क्लास हो, लेकिन मैंने कल की क्लास में भी एक रिक्वेस्ट की थी सभी दोस्तों से कि डू प्राइम का एक एजुकेशन ग्रुप हमने बनाया था जिसमें काफ़ी सारे बंदे ऐड हैं। उसके अलावा हमारा अपना फॉरेक्स गुरु का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे बंदे ऐड हैं। तो वो तमाम दोस्त जो अभी तक किसी ग्रुप में ऐड नहीं हैं वो काइंडली मुझे इस क्लास के बाद मैसेज कर दें, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। अगर खुदा न खास्ता मेरी तबीयत में कोई मसला बनता है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कई दफ़ा हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ और मुझे छुट्टी करनी पड़ती है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दूँगा कि आज क्लास नहीं होगी। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, अल्लाह ताला करम करे कि हम लगातार क्लासेस जो हैं वो लेते रहें। टाइम हो गया है सर क्लास का? जी बिल्कुल सर, क्लास शुरू है। अच्छा, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हमने कवर करने हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि फॉरेक्स मार्केट जो है ये एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें रफली $7 ट्रिलियन से ज़्यादा का डेली कारोबार हो रहा है। और इस मार्केट के 4 मेजर सेक्शंस हैं, वैसे तो अब ज़्यादा हो गए हैं लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमन जो है वो 4 मेजर सेक्शंस हैं, करेंसीज, कमोडिटीज़, शेयर्स और फ्यूचर स्टॉक्स। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी करेंसी पेयर्स को किस तरह से बनाया जाता है और करेंसी पेयर्स के अंदर ये जो हमें करेंसीज नज़र आती हैं इनको किस तरह से देखा
और ट्रेड किया जाता है। बाइंग का क्या मतलब है, सेलिंग का क्या मतलब है, जब हम बाई करते हैं तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है, जब हम सेल कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा होता है। अकील भाई कह रहे हैं जी प्लीज़ एक्सप्लेन। अकील भाई मुझे आपका सवाल ही नहीं पता तो मैं किस चीज़, ड्यूरेशन मैंने बता दी है सर क्लास की। ड्यूरेशन वैसे जो लेक्चर है वो मुझे कहा गया है कि 1 घंटे का लेक्चर मैं दूँ और उसके बाद कोई 15 मिनट हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए रखेंगे। लेकिन कल भी लेक्चर लंबा हो गया था और क्योंकि मेरी थोड़ी सी एक बैड हैबिट कह लें कि है, मैं जब पढ़ाने लगता हूँ तो ज़रा तफसील से पढ़ाता हूँ तो समटाइम्स फिर काम लंबा हो जाता है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि किस तरह से करेंसीज़ को बनाया जाता है और किस तरह से करेंसीज़ को ट्रेड किया जाता है। बाई करने का क्या मतलब है, सेल करने का क्या मतलब है। जब हम बाई कर रहे होते हैं तो एक्चुअली बैक एंड पे क्या प्रोसेस हो रहा होता है और जब सेल कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वहाँ पे क्या प्रोसेसिंग हो रही होती है। हर करेंसी पेयर के अंदर लेफ़्ट साइड पे जो करेंसी है वो बेस करेंसी कहलाती है। गोल्ड का पूछ रहे हैं मेरे भाई एनालिसिस मैं इस क्लास में नहीं दे सकता आपको, क्योंकि या लेक्चर देंगे या फिर एनालिसिस करेंगे। उसके लिए हमारी सिग्नल सर्विस मौजूद है, मैं क्लास के एंड पे इंशाल्लाह उसके बारे में गाइड कर दूंगा, वो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, बहरहाल हर करेंसी पेयर के अंदर पहली करेंसी लेफ़्ट साइड पे बेस करेंसी और राइट साइड पे जो करेंसी है उसको हम काउंटर या कोट करेंसी कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट में जब भी हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं तो हमेशा इनका हम ध्यान रखते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। करेंसीज़ के नाम जो हैं ये जब बनाने की बारी आई तो एक अदारा है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ज़िम्मेदारी लगी कि करेंसीज़ के नाम बनाने का कोई फार्मूला तरतीब लिया जाए। तो उस अदारे ने एक फार्मूला तरतीब दिया जो कुछ इस तरह से था कि हर करेंसी का नाम 3 डिजिट्स पे मुश्तमिल होगा, जिसमें पहले 2 डिजिट उसके करेंसी के नाम के और तीसरा डिजिट मुल्क के नाम का होगा। जैसे USD के अंदर पहले दो डिजिट मुल्क के नाम के, तीसरा जो है वो करेंसी के नाम का होगा। जैसे USD के अंदर पहले 2 डिजिट जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरा डॉलर को रिप्रेजेंट करता है। यूरो के अंदर पहले 2 यूरोपीय यूनियन को और तीसरा यूरो को। GBP के अंदर पहले 2 ग्रेट ब्रिटेन को और तीसरा पाउंड को। तो सारी करेंसीज़ के नाम इसी तरह से बनाए गए। कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट भी हुई, जैसे कि आप CHF की अगर बात कर लें, स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है CHF। तो जब स्विट्ज़रलैंड की करेंसी की बारी आई तो स्विट्ज़रलैंड असल में एक ऐसा मुल्क है जिसमें 4 कौमी ज़बानें बोली जाती हैं। हर मुल्क की मोस्टली एक कौमी ज़बान होती है। पाकिस्तान की उर्दू है, इंडिया की हिंदी है, अमेरिका की इंग्लिश है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड एक वाहद ऐसा मुल्क है जिसमें 4 कौमी ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो बहरहाल वहाँ पे फिर तय ये हुआ। सर माइक सारे अपने अपना म्यूट कर दें, अगर किसी का माइक ओपन है तो उसको म्यूट कर दें। मैं यहाँ से पार्टिसिपेंट्स के माइक सारे म्यूट कर देता हूँ। चले, तो बहरहाल उन्होंने तय ये किया कि स्विट्ज़रलैंड का लातीनी ज़बान में जो नाम है वो कन्फेडरेशियो हेल्वेटिका है। सर काइंडली ये ड्राइंग वाला बंदा जो भी है ना, इससे रिक्वेस्ट है कि ये ड्राइंग ना करें, मुझे थोड़ा सा चलें। अच्छा, तो कन्फेडरेशियो हेल्वेटिका कहते हैं स्विट्ज़रलैंड को लातीनी ज़बान में। तो कन्फेडरेशियो से C लिया गया, हेल्वेटिका से H लिया गया, फ्रैंक उनकी करेंसी है तो इसका नाम बन गया CH और F। तो इस तरह से करेंसीज़ के सारे नाम जो हैं वो तय पाए। यहाँ पे आपके सामने ISO कोड्स अवेलेबल हैं। पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने ये पढ़े थे कि यूरो जो है उसको EUR लिखते हैं ISO में, उसका निक नेम फाइबर है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को हम GBP लिखते हैं, उसका निक नेम केबल है। डॉलर को बक कहते हैं, जैपनीज़ येन को सिर्फ येन, कैनेडियन डॉलर को लूनी, न्यूजीलैंड डॉलर को कीवी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आजी कहा जाता है। 2 मिनट लगाएंगे हम इन नामों को समझने में कि इनको ऐसे क्यों कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को केबल कहा जाता है। 19वीं सदी में अमेरिका और बरतानिया के दरमियान ज़ेर समुंदर एक केबल बिछाई गई जिसके ज़रिए दोनों ममालिक डेली बेसिस पे आपस में करेंसीज़ के रेट का तबादला करते थे। तो उस रेफरेंस से पाउंड को केबल कहा जाने लग गया। डॉलर को बक कहते हैं। आज से बहुत पहले जब ये करेंसीज़ का वजूद नहीं था तब तिजारत जो थी, लेन देन जो था वो बार्टर सिस्टम के तहत होता था। अदले बदले की तिजारत हुआ करती थी। एक चीज़ के बदले या किसी सर्विस के बदले कोई चीज़ ली या दी जाती थी। चावल के बदले आप अनाज ले सकते हैं और अनाज के बदले आप किसी से जूते पॉलिश करवा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उस ज़माने में
हिरन की खाल बहुत कीमती एक कमोडिटी कंसिडर की जाती थी और हिरन की खाल को बक स्किन कहा जाता है। हिरन की खाल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जूते, चप्पलें और जैकेटें, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम आती थी। तो हिरन की खाल को एज ए रेफरेंस यूज़ किया गया और जब बाद में डॉलर मार्ज वजूद में आया तो उसी रेफरेंस के तहत इसको बक स्किन की बजाय सिर्फ बक कहा जाने लग गया। अब डॉलर चूंकि ग्रीन कलर का है इसलिए उसको मोस्टली ग्रीन बक भी कहते हैं। कैनेडियन डॉलर को लूनी कहते हैं। ये बत्तख है जो कि कनाडा का कौमी परिंदा है। लूनी टून के कार्टून नेटवर्क पे आते हैं। जब मैं छोटा था मैं तो बहुत देखता था, आपका मुझे पता नहीं, पर उस रेफरेंस से कैनेडियन डॉलर को लूनी कहा जाता है। न्यूजीलैंड डॉलर को कीवी कहा जाता है। कीवी न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा है। ये बगैर परों वाला परिंदा है। छोटे जब हम थे तो कीवी शू पॉलिश एक आया करती थी, आजकल भी शायद आती हो, तो उससे हम जूते पॉलिश करके जाया करते थे। बहरहाल ये न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा है और न्यूजीलैंड के $1 के सिक्के पे इसकी तस्वीर भी मौजूद है। इस वजह से न्यूजीलैंड डॉलर को कीवी कहा जाता है। प्लीज़ अगेन शो द पेज ऑफ करेंसीज। जी ज़रूर सर, मैं करेंसीज का जो पेज है वो आपके सामने ले आता हूँ। ये सर करेंसीज का पेज है। यूरो को फाइबर कहते हैं, पाउंड को केबल, डॉलर को बक, जैपनीज येन को सिर्फ येन, कैनेडियन डॉलर को लूनी, न्यूजीलैंड डॉलर को कीवी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आजी कहा जाता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी। हमने बात की थी मेजर करेंसी पेयर्स और क्रॉस करेंसी पेयर्स के हवाले से। सर जिसको वॉइस का इशू आ रहा है वो काइंडली एक दफ़ा इसको सेशन को क्लोज़ करके दोबारा से ज्वाइन करके देखें। हमने बात की थी कि फॉरेक्स मार्केट में लेफ़्ट साइड पे हमें जो करेंसीज़ की लिस्ट नज़र आ रही है, को 50 से ज़्यादा करेंसी पेयर्स हमें हर ब्रोकर में ही नज़र आ रहे हैं। उनकी कैटेगराइजेशन है और हमने बात की थी दो किस्म के करेंसी ग्रुप्स के हवाले से। पहला था मेजर करेंसी पेयर्स और दूसरा था क्रॉस करेंसी पेयर्स। फॉरेक्स मार्केट में वो तमाम तर करेंसी पेयर्स, सर मुमकिन है किसी का नेट का कोई इशू हो जिसकी वजह से उसको आवाज़ का मसला आ रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि अपना सेशन जो है वो रीस्टार्ट कर लें। फॉरेक्स मार्केट में वो तमाम करेंसी पेयर्स जिनके नाम के अंदर डॉलर आता है, चाहे दाएं तरफ चाहे बाएं तरफ, हम उसको मेजर करेंसी पेयर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने 6 करेंसी पेयर्स हैं। यूरो डॉलर है, पाउंड डॉलर, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, आजी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर को आजी डॉलर भी कहा जाता है और एनजेडी यूएसडी को कीवी डॉलर भी कहा जाता है। तो ये करेंसी पेयर्स मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये भी बात की थी कि इनमें से कौन कौन सा पेयर ऐसा है जो पब्लिक ट्रेड करती है ज़्यादा और उसको क्यों ट्रेड करती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर लिए थे। काफ़ी सारा टाइम लगाया था। अब मैं दोबारा अगर इस लेक्चर में करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। माज़रत है उन दोस्तों से जो पिछला लेक्चर अटेंड नहीं कर सके। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से ये चीज़ें कवर होती रहें। मार्केट में 80% से ज़्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है उसका वॉल्यूम इन 6 करेंसी पेयर से जनरेट होता है डेली बेसिस पे। उन तमाम करेंसी पेयर्स जिनके नाम के अंदर डॉलर इन्वॉल्व नहीं है उनको हम क्रॉस करेंसी पेयर्स कहते हैं। जैसे यूरो पाउंड है, यूरो सीएचएफ है, यूरो कैड है एंड सो ऑन। बेशुमार करेंसी पेयर्स हैं जिनके नाम के अंदर डॉलर नहीं आता। ये सारे के सारे क्रॉस करेंसी पेयर्स कहलाते हैं। और मैंने कल एक बात की थी जिसको मैं आज दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर लॉसेस की एक बहुत बड़ी वजह मेरी नज़र में मेजर करेंसी पेयर्स को ट्रेड करना है। एक चीज़ याद रखें, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी डिफरेंट लगे। डू यू थिंक दैट वी विल बी एबल टू ट्रेड गुड एंड गेट प्रॉफिट्स आफ्टर दिस क्लास? सर कोशिश तो यही है, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, तो आपके सवाल ने मुझे बात भुला दी। चलें, हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस जो हैं वो मेजर करेंसी पेयर्स को ट्रेड करने की वजह से होते हैं। और एक चीज़ याद रखें, एज ए ट्रेडर हमारा कंसर्न जो है वो प्रॉफिट लेने पे है, ना कि किसी चीज़ के साथ अटैच होने पे। मोस्टली जो लोग करेंसीज़ को ट्रेड करते हैं, मैं गोल्ड और बाकी चीज़ों की ट्रेड करने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो करेंसीज़ को ट्रेड करते हैं। वो मोस्टली यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर को ज़्यादातर ट्रेड करते हैं। इस जिसकी वजह ये है कि उनको लगता है कि ये दिन में कई दफ़ा ऊपर जाता है, कई दफ़ा नीचे जाता है, और ऊपर जाएंगे तो बाई कर लेंगे, नीचे जाएंगे तो सेल कर लेंगे। और इसके ऊपर न्यूज़ ख़बरें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल पैदा करती हैं। और यही ऊपर नीचे की मूवमेंट जहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करती है, वहाँ पे अच्छे खासे लॉसेस भी जनरेट करती है।
इसके बरक्स अगर हम क्रॉसेस की बात कर लें, क्रॉस करेंसी पेयर्स की बात कर लें, तो क्रॉस पेयर के अंदर एक टेंडेंसी पाई जाती है कि ये डायरेक्शनल होते हैं। एक साइड पे जिधर चल पड़े वो चंद घंटों से लेके दिनों, हफ्तों, इवन महीनों तक एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है एक ट्रेडर के लिए कि जब हम ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, तो अगर हम ऐसी करेंसीज को यूज़ करें जो कि नॉन ट्रेंडिंग हैं या जिनके अंदर अच्छे ट्रेंड्स नहीं हैं, तो हमें वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैंने कल एग्जांपल दी थी, हो सकता है आप में से कुछ दोस्तों ने उसको चेक भी किया हो। GBP, AUD और एक दो मैंने और करेंसीज के नाम लिए थे। मैंने आपको बताया था कि डेली बेसिस पे ये करेंसीज जो हैं ये 150 से लेके 200 समटाइम्स तो 250 पिप तक मूव करती हैं। इसके बरक्स अगर हम यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर की बात कर लें तो ये डेली बेसिस पे 70-80-100 पिप तक की मूवमेंट लेके आती हैं, और वो भी डायरेक्शनल नहीं होती, ऊपर नीचे होके होती है। जबकि क्रॉस करेंसी पेयर्स की ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो अगर बाइंग में जा रही है तो फिर सारा दिन बाइंग में ही चलती है, और अगर सेलिंग में जा रही है तो फिर सारा दिन सेलिंग में ही चलती है। तो हमें उन करेंसी पेयर्स को, और मैं आगे चल के क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये समझाऊं कि किस तरह से इस चीज़ को हमने समझना है और किस तरह से हमने इन करेंसी पेयर्स को एक्वायर करना है, सिलेक्ट करना है कि जिनके ऊपर हम अच्छी ट्रेडिंग कर सकें, जो डायरेक्शनल हैं, जो लंबी मूवमेंट्स लेके आती हैं, ताकि हम एक दफ़ा ट्रेड लगाएं और सुकून से बैठे रहें और प्रॉफिट जो है वो लगातार जनरेट होता रहे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर ऐसे करेंसी पेयर्स के अंदर आप गलत ट्रेड लगा बैठते हैं, मार्केट बाइंग में है और आप सेल कर बैठते हैं, या मार्केट सेलिंग में है और आप बाई कर बैठते हैं, तो इन करेंसी पेयर्स के अंदर मोस्टली रिटर्न के चांसेस नहीं होते, ये फिर अकाउंट उड़ा के ही वापस आती हैं। तो इन करेंसी पेयर्स के अंदर बहुत एहतियात से ट्रेड करनी पड़ती है, लेकिन एक दफ़ा एनालिसिस करके सुकून से बंदा सारा दिन गुजार सकता है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेजर और क्रॉस करेंसी पेयर्स के साथ साथ एक तीसरा ग्रुप भी है जिसको हम एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स कहते हैं। एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स मोस्टली जनरल पब्लिक ट्रेड नहीं करती, क्योंकि इनके एक तो स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आप कह लें कि यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर का स्प्रेड जो है वो 2-3 पिप का है, तो इन करेंसी पेयर्स के स्प्रेड्स मोस्टली 200, 300 पिप्स के होते हैं। पहले तो इतना सारा पैसा आपको देना पड़ेगा ब्रोकर को ट्रेड करने के लिए, और उसके बाद फिर इनके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको, सर मेरा कैमरा ऑन है, मुझे काइंडली बताइएगा कि क्या मेरा कैमरा ऑन है। मेरा कैमरा तो आई थिंक ऑफ है। इन करेंसीज की अगर हम बात करें तो इसमें तुर्किश लीरा है, स्वीडन और नॉर्वे का क्रोने है, डेनमार्क का क्रोने है, साउथ अफ्रीका का रैंड है, हांगकांग का डॉलर है, सिंगापुर का डॉलर है। इन करेंसीज के अंदर मोस्टली इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करती हैं, या जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो इन करेंसीज को ट्रेड करते हैं। बहरहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस लेवल पे इन करेंसीज को ट्रेड करें। फॉरेक्स मार्केट में जैसे हमने कहा कि 80% से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो करेंसी ट्रेडिंग से जनरेट हो जाता है, और यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट अवेलेबल है जिसमें सारी करेंसीज जो हैं उनका क्या क्या मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे शेयर है वो नज़र आ रहा है। मोस्टली जो करेंसीज ट्रेड होती हैं, मेजर करेंसीज की अगर हम बात कर लें तो उसमें यूरो डॉलर, डॉलर येन, पाउंड डॉलर और डॉलर स्विस फ्रैंक, ये 4 करेंसी पेयर्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा डेली बेसिस पे ट्रेड होते हैं। अगर हम बात कर लें क्रॉस करेंसी पेयर्स की, तो यूरो पाउंड, पाउंड येन और यूरो येन, ये वो मोस्ट पॉपुलर करेंसी पेयर्स हैं जो क्रॉस करेंसीज को ट्रेड करने वाले लोग ट्रेड करते हैं। और तीसरे नंबर पर सेंटर में आप देखें तो यहाँ पर आपको एक लफ्ज़ लिखा नज़र आएगा, कमोडिटी पेयर्स, ऑस्ट्रेलियन और यूएस डॉलर, यूएसडी और कैनेडियन डॉलर, और यूएसडी और न्यूजीलैंड डॉलर। सर कोई मुझे बताएगा कमोडिटी किसको कहते हैं? आप लोगों ने फॉरेक्स में लफ्ज़ सुना होगा, और मैंने शुरू में भी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि फॉरेक्स के 4 मेजर सेक्शंस हैं, करेंसीज, कमोडिटीज़, शेयर्स और फ्यूचर्स। तो कमोडिटी किसको कहते हैं? करेंसीज तो हो गई यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर वगैरह, तो कमोडिटी क्या चीज़ है? ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ करेंसीज के नाम लिखे हुए हैं, मादनी ज़खायर, बिल्कुल ठीक है बोकर भाई। तो करेंसीज के नाम लिखे नज़र आ रहे हैं जिनको हम कमोडिटी पेयर्स कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये वो करेंसी पेयर्स हैं जो डायरेक्टली कमोडिटीज़ के साथ लिंक्ड हैं। कैसे, अभी बात करेंगे। करेंसीज से हट के अगर हम कमोडिटीज़ की तरफ अब आ जाते हैं तो हमने देखा है
कि जहाँ पे भी आप ब्रोकर में देखेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि कोई भी चीज़ फॉरेक्स मार्केट में सिंगल ट्रेड नहीं होती। आप अकेला यूरो बाई नहीं कर सकते, आप अकेला डॉलर बाई नहीं कर सकते, आप अकेला स्विस फ्रैंक बाई नहीं कर सकते। हर चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ पेयर की सूरत में है, किसी दूसरी चीज़ के साथ ग्रुप की सूरत में। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि आज डॉलर की कीमत क्या है, तो सर क्या जवाब आएगा? आज डॉलर की कीमत क्या है? चैट के अंदर मुझे इसका जवाब दें कि आज डॉलर की कीमत क्या है। किस किस को पता है? $285 ठीक हो गया, और 3.5 ठीक, वेरी गुड। 299 ठीक है, 285 ठीक है। जो पहला जवाब आया ना वो बड़ा मज़ेदार और बड़ा एक्यूरेट है कि 285 रुपये पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से हैं। हमारे यहाँ पे कुछ इंडियन दोस्त भी हैं, तो काइंडली मुझे इंडिया के हिसाब से भी बता दें कि इंडिया में इस वक्त डॉलर की कीमत क्या है। और सबसे पहले जो जवाब था उसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने दिरहम के हवाले से बताया था कि डॉलर की कीमत क्या है। अब डॉलर की कीमत क्या है हम नहीं बता सकते। एक्चुअली हर करेंसी की अपनी एक कीमत होती है। 80 रुपये इंडिया में, वाह क्या बात है। एक्चुअली हर करेंसी की अपनी एक कीमत होती है जो कि सेंट्रल बैंक की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आज पाकिस्तानी करेंसी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। लेकिन जब भी हम किसी भी करेंसी की कीमत पूछते हैं तो हमेशा रिलेटिव क्वेश्चन होता है कि जनाब इसकी कीमत उस चीज़ के हवाले से क्या है। जैसे डॉलर की कीमत अगर मैं पाकिस्तान में बैठा बात कर रहा हूँ तो मैं हमेशा रुपए के मुकाबले में पूछ रहा हूँ कि भाई रुपए के मुकाबले में डॉलर कितने का है। अगर इंडिया में हूँ तो इंडियन रुपए के मुकाबले में डॉलर कितने का है, और अगर मैं दुबई में हूँ तो वहाँ दिरहम के मुकाबले में या मैं रियाल के मुकाबले में पूछूंगा कि भाई वहाँ पे डॉलर कितने का है। तो जो भी उसके अपोजिट काउंटर करेंसी होगी उसके हिसाब से हर बंदा जवाब देगा कि भाई इसके जवाब में डॉलर इतने का है। यानी हम सिंगल चीज़ को ट्रेड नहीं कर सकते, हमेशा हम किसी दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में उसको देख रहे होते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर हम गोल्ड की बात कर लें तो गोल्ड भी हमेशा पेयर की सूरत में आता है। गोल्ड का जो बेसिक पेयर है वो है XAU/USD और सिल्वर को कहते हैं XAG/USD। यानी 1 औंस डॉलर, गोल्ड को औंसेस के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। 1 औंस डॉलर बामुकाबला, सर ये किसी बंदे का ये ड्राइंग ऑन की हुई है और वो लगातार ही ड्राइंग कर रहा है। अच्छा, तो 1 औंस डॉलर बामुकाबला गोल्ड और 1 औंस चांदी बामुकाबला डॉलर। तो डॉलर और गोल्ड और सिल्वर जो हैं ये दोनों चीज़ें अमेरिकन डॉलर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यानी अगर गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू बढ़ेगी तो अमेरिकन डॉलर की वैल्यू में कमी वाक़ई होगी, और अगर अमेरिकन डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो गोल्ड और सिल्वर की कीमत गिर जाएगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे गोल्ड अब दीगर पेयर्स के अंदर भी आ रहा है। गोल्ड को यूरो के साथ भी मैंने पेयर्स के अंदर देखा है। आई थिंक मैंने, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली शायद, लेकिन मैंने शायद गोल्ड को पौंड के साथ पेयर के अंदर भी देखा है। अबू बकर भाई टीम एडमिन अगर अवेलेबल हैं चाहे इस मीटिंग में तो काइंडली मुझे बताइएगा सर ये जो बंदा ड्राइंग कर रहा है इसकी ड्राइंग को किस तरह से मैं ऑफ़ कर सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में नहीं समझ आ रही। अच्छा, तो हमेशा जो हर चीज़ है वो किसी ना किसी दूसरी चीज़ के मुकाबले में देखी जाती है। अब हम चलते हैं कमोडिटी पेयर्स की। हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर ये कमोडिटी पेयर्स हैं। तो ये एक्चुअली कैसे कमोडिटी पेयर्स हैं? ऑयल पैदा होता है अरब ममालिक में, जी बिल्कुल, AUD के साथ भी अवेलेबल है, यूरो के साथ भी अवेलेबल है और पाउंड के साथ भी। ठीक हो गया सर। अच्छा, ऑयल पैदा होता है अरब ममालिक में, लेकिन ऑयल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा कैनेडियन डॉलर के साथ इफ़ेक्ट होती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ऑयल पैदा तो अरब ममालिक में होता है, लेकिन कनाडा में ऑयल की सबसे ज़्यादा रिफाइनरीज़ हैं, और चूँकि दुनिया को रिफाइंड ऑयल सप्लाई करने का काफ़ी बड़ा एक जो हिस्सा है वो कनाडा के पास है, इसलिए कैनेडियन डॉलर जो है वो ऑयल की कीमतों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है।
इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये मोस्टली गोल्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती है, और अगर गोल्ड की वैल्यू गिरेगी तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू भी गिरती है। किसी को पता है इसकी क्या वजह है? कोई बता सकता है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर और गोल्ड का आपस में क्या चक्कर है? दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर जो हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं, हमने कल बात की थी, गोल्ड ज़्यादा है, गोल्ड वहाँ ज़्यादा है। जी बिल्कुल, वहाँ पे गोल्ड ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे गोल्ड पैदा नहीं शायद होता। दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके अंदर अगर हम बात कर लें तो करेंसी नोट ज़ख़ीरा किए जाते हैं। हर बैंक अपने अपने जगह पे करेंसी नोट ज़ख़ीरा करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपने सेंट्रल बैंक्स के अंदर, रिजर्व्स के अंदर करेंसी नोट ज़ख़ीरा करने की बजाय गोल्ड को ज़ख़ीरा करता है। 2011 की बात है, एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म आई थी नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर इसके हवाले से, जिसको मैंने भी देखा था बड़ी डिटेल के साथ। अगर आप सर्च करें यूट्यूब के ऊपर तो आपको शायद मिल जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड के जो रिज़र्व्स हैं, जो मैन मेड रिज़र्व्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। तो इस वजह से जब गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू में भी इजाफा होता है, और अगर गोल्ड की कीमत गिरती है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू में भी कमी आ जाती है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि हमारे पास 3 किस्म के अकाउंट टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। स्टैंडर्ड के अंदर होते हैं 1 लाख यूनिट्स, मिनी के अंदर होते हैं 10,000 यूनिट्स, माइक्रो के अंदर होते हैं 1,000 यूनिट। तो फॉरेक्स मार्केट में जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं तो हम MT4 के अंदर या MT5 के अंदर जब भी ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपना लॉट साइज़ देते हैं। जब हम वॉल्यूम के खाने में 1 लिखते हैं, वॉल्यूम के खाने में 0.10 लिखते हैं, या वॉल्यूम के खाने में 0.01 लिखते हैं, तो वो लॉट साइज़ कहलाता है। लॉट का मतलब है कि आप एट ए टाइम कितनी मिकदार में कोई ट्रेड स्टार्ट करने लगे हैं। आप 1 लाख यूनिट्स उस चीज़ के बाई करना चाहते हैं, आप 10,000 यूनिट बाई करना चाहते हैं, आप 1,000 यूनिट बाई करना चाहते हैं, ये आप MT4 को पहले बताते हैं। उसके हिसाब से आपकी करेंसीज़ के अंदर ट्रेडिंग की जाती है। अब माइक्रो अकाउंट के लिए आप लिखेंगे 0.01, मिनी अकाउंट के लिए आप लिखेंगे 0.10, और स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए लिखेंगे आप लिखेंगे पूरा 1 वॉल्यूम। अगर कोई बंदा, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो वो एक मिनी ट्रेड स्टार्ट करने की बजाय वो एक से ज़्यादा मिनी ट्रेड स्टार्ट करता है, तो वो वॉल्यूम में 2, 3, 4, 5 जो भी वो लिखना चाहता है वो लिखेगा। तो ये ट्रेड जो कि वो अपनी मर्ज़ी से अब वॉल्यूम चेंज करके स्टार्ट कर रहा है, इसको वेरिएबल लॉट साइज़ कहते हैं। ज़ाहिर है जितनी छोटी या बड़ी ट्रेड वो स्टार्ट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी के हिसाब से छोटा, कम या ज़्यादा होगा। अब प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए, शुक्रिया सर, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें करेंसी की प्राइस को पढ़ना आना चाहिए। सर पाकिस्तानी करेंसी रुपया है, इंडिया की करेंसी इंडियन रुपी है, लेकिन कोई बताएगा कि फॉरेक्स की करेंसी कौन सी है? सर कोई बताएगा कि फॉरेक्स की करेंसी कौन सी है? पाकिस्तानी करेंसी रुपया है। महबूब भाई कह रहे हैं जी USD है, मुमताज़ भाई कह रहे हैं सेंट है, इरफान भाई, इर्तज़ा भाई कह रहे हैं लॉट है, इफ्तिखार भाई कह रहे हैं डॉलर है। हाँ, ये एक बंदे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, फॉरेक्स की करेंसी है पिप, PIP, पिप। अब पिप क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी करेंसी की बात कर लूँ, इंडियन करेंसी की बात कर लूँ, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, इसकी बात कर लूँ, तो बेसिक इकाई जो है किसी भी करेंसी की वो है 100वां हिस्सा। पाकिस्तानी रुपए के अंदर 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, इंडिया की भी 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, अमेरिका के $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं। ये तो हो गई करेंसीज़ की बात। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब भी हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं, हम ये डॉलर वगैरह वगैरह की बात नहीं करते, हम हमेशा पिप की बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल प्राइस लिखी हुई है डॉलर की, यूरो डॉलर की, यूरो और डॉलर के पेयर की कीमत है 1.364142। अब इसका क्या मतलब है? परसेंटेज इन पॉइंट बिल्कुल। अब इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 1 यूरो बाई करना है, ये 1 यूरो की कीमत है, याद रखें। अगर मुझे 1 यूरो बाई करना है तो उसके लिए मुझे $1
और 36 सेंट खर्च करने पड़ेंगे। जैसे पाकिस्तान में आज एक अगर हमने डॉलर बाई करना है तो हमें 285 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और अगर इंडिया वाले ने $1 बाई करना है तो उसको 80 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। उसी तरह से इस वक्त फॉरेक्स मार्केट के अंदर €1 अगर हमने बाई करना है तो उसके लिए हमें $1.36 जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में हम $1, €1, £1 की तो बात ही नहीं करते, हम तो हज़ारों और लाखों की कैलकुलेशंस की बात करते हैं। वो जो हमें अब हमने देखा था स्टैंडर्ड मिनी और माइक्रो के अंदर, तो उस हज़ारों और लाखों की कैलकुलेशन को करने के लिए इसको मज़ीद छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया, और इशारी के बाद 2 एक्स्ट्रा डिजिट ऐड हुए जो कि यहाँ पे 4 और 1 है। इसको कहते हैं पिप। पिप सेंट का 100वां हिस्सा होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिप के अंदर कैलकुलेशन होती रही, लेकिन जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे ब्रोकर्स ने मज़ीद रिफाइन कैलकुलेशंस की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो 4 फिगर, पहले 4 फिगर ब्रोकर वो तक हुआ करते थे, इशारिये के बाद 4 हिस्से ही हुआ करते थे सारे ब्रोकरों के अंदर। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो आपको तकरीबन सारे ब्रोकर्स के अंदर इशारिये के बाद 5 हिस्से नज़र आएंगे हर पेयर के अंदर, हर करेंसी के अंदर। 5वां हिस्सा जो है ये पिप का भी 10वां हिस्सा हो गया। और आप देखेंगे कि जब भी आप MT4 में देख रहे होते हैं तो ये 5वां हिस्सा जो है वो बहुत स्पीड से मूव कर रहा होता है। सर ये हो जाएगा, आप वो पूछ रहे हैं वसीम भट्टी भाई कि ये हम किस तरह से मेमोराइज़ करेंगे, कन्फ्यूजन है। कोई मसला नहीं है सर, ये पूरा कोर्स जो है हमने यही मेमोराइज़ करने में ही गुजारना है। ये आपको ऐसे याद हो जाएगा कि आपको 2+2 जैसे याद होता है। अच्छा, तो इशारे के बाद जो 5वां हिस्सा है वो पिप कहलाता है, और फॉरेक्स मार्केट के अंदर इस वक्त तमाम तर कैलकुलेशंस जो हैं वो पिप की पॉइंट की बेस पे की जाती हैं। पिप की बेस पे कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा आसान थी, पॉइंट की बेस पे अब जो कैलकुलेशंस की जा रही हैं वो निस्बतन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो गया है। इसकी मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप तकरीबन हर बंदे ने स्टॉप वॉच को ज़रूर यूज़ किया होगा। स्टॉप वॉच के अंदर आपके पास मिनट होते हैं, सेकंड होते हैं, उसके बाद मिली सेकंड होते हैं, उसके बाद कुछ स्टॉप वॉचेस के अंदर अब नैनो सेकंड भी अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि सबसे पहले जो 1 लिखा हुआ है ये आपका मिनट है, 36 आपके सेकंड है, जो 41 है तीसरा और चौथा हिस्सा वो आपके मिली सेकंड है, और जो 5वां हिस्सा है वो आपका नैनो सेकंड है। अब 5वां हिस्सा जब 10 दफ़ा मूव होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 9 से जब आगे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये साथ जो 1 लिखा है उसको 2 कर जाएगा, यानी हर 10 मूव के बाद 1 पिप चेंज हो जाता है। सिंपल कैलकुलेशन कि 1 पिप के अंदर 10 पॉइंट होते हैं, जब 10 पॉइंट मूव हो जाएंगे तो 1 पिप चेंज हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ये आगे चल के हम कवर कर लेंगे। पिप क्या है? प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, मिनिमम इंक्रीमेंटल वैल्यू जो किसी भी करेंसी की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्राइस में हो सकती है, उसको हम पिप कहते हैं। पिप को अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है? मैं पॉइंट्स को हटा के सिर्फ और सिर्फ पिप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास कीमत है फॉर एग्जांपल 1.3621, और अगर हम पॉइंट्स की भी बात कर लें तो एक ऐड कर देते हैं 5वां हिस्सा 1.3621.2, और ये बढ़ के हो जाती है 1.3622.2। चौथा हिस्सा 1 डिजिट मूव हुआ है। कोई बताएगा 5वां हिस्सा कितने डिजिट मूव हुआ है? 21 से 22 जाने में 5वां हिस्सा कितने डिजिट मूव हुआ है? बिल्कुल सर, 5वां हिस्सा 10 दफ़ा मूव हुआ है तो चौथा हिस्सा 1 दफ़ा मूव हुआ है। मेरा ख्याल है कि हर बंदे ने तकरीबन मोटरसाइकिल चलाया होगा, कार चलाई होगी। कार और मोटरसाइकिल के अंदर भी जो माइलेज मीटर होता है वो भी इसी तरह से काम करता है कि वो एक छोटा सा, वो जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो कई दफ़ा मूव होता है, तो उसके बाद फिर जो उसके साथ वाला हिस्सा है वो 1 दफ़ा मूव होता है। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास 1 पिप की मूवमेंट है या ये 10 पॉइंट्स की मूवमेंट है। 9 दफ़ा नहीं सर, 10 दफ़ा मूव हुआ है तो 1 पिप चेंज हुआ है। तो अब डिपेंड करता है ये 1 पिप की मूवमेंट है या 10 पॉइंट की मूवमेंट है। अब डिपेंड करता है हमारे लॉट साइज़ के ऊपर कि हमने कौन सा लॉट साइज़ ट्रेड किया था। स्टैंडर्ड के अंदर ये हमें $10 का प्रॉफिट देगा, मिनी के अंदर ये $1 का प्रॉफिट देगा, और माइक्रो के अंदर ये हमें
0.10 का प्रॉफिट या लॉस देगा। यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है नए बंदों को कि स्टैंडर्ड मिनी और माइक्रो के अंदर किस तरह से प्रॉफिट इतना आएगा, तो वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसको तो बेहतर तरीके से आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कि कीमत 1.4240 से कम होके 4220 पे चली गई है। टोटल डिफरेंस आया 20 पिप्स का, 4240 से कम होके 4220 पे चली गई, तो टोटल फ़र्क आया 20 पिप्स का। कोई बताएगा कि पॉइंट्स के अंदर कितना बनेगा, ये कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है? बिल्कुल सही है, 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 20 पिप्स और 200 पॉइंट्स का ये डिफरेंस है। तो स्टैंडर्ड मिनी और माइक्रो लॉट की सूरत में अगर हमारी स्टैंडर्ड लॉट है तो जनाब $200 का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, अगर हमारा मिनी लॉट है तो $20 का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, और अगर माइक्रो लॉट है तो हमारा $2 का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हमें फेस करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्प्रेड। आप सभी ने देखा है MT4 में आपके सामने दो कीमतें लिखी हुई नज़र आती हैं, एक बिड प्राइस है और एक आस्क प्राइस है। एक बाइंग प्राइस है। सर जी अगर कुछ इशू, सॉरी मैसेज निकल गया, जिक्रिया भाई कह रहे हैं सर जी अगर कोई इशू आए दैन हम क्या बाद में इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी? सर अभी फ़िलहाल तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शायद सेशंस ख़त्म होने के बाद रिकॉर्डिंग्स किसी तरीके से अवेलेबल हम कर सकें, लेकिन फ़िलहाल कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। सर गोल्ड की पेप भी सेम काउंट होगी? सर गोल्ड की पेप तकरीबन सेम ही काउंट आप फ़िलहाल समझ लें होगी, लेकिन उसकी काउंट करने का थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। अच्छा, बिड और आस्क प्राइस, हर चीज़ के सामने में दो कीमतें लिखी नज़र आ रही हैं, बिड प्राइस है और आस्क प्राइस है। ये दो कीमतें क्यों होती हैं सर? कोई कौन बताएगा कि हर करेंसी की दो कीमतें क्यों हमें नज़र आती हैं? MT4 में हर करेंसी के सामने दो दफ़ा कीमत लिखी हुई है, बिड प्राइस और आस्क प्राइस, और दोनों कीमतों में फ़र्क भी है। बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है, बाइंग सेलिंग ठीक है। बाइंग सेलिंग तो है। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ समझाने के लिए, ब्रोकर का प्रॉफिट, वेरी गुड। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ समझाने के लिए कि एक बंदा है वो किसी एक चीज़ को 100 रुपये में ख़रीद के लाता है और आगे उसी चीज़ को वो अपनी दुकान पे रख के 150 रुपये में 150 रुपये में बेच देता है। 100 रुपये में ख़रीद के लाया, 150 रुपये में उसने उस चीज़ को बेच दिया। दोनों कीमतों का जो फ़र्क है 50 रुपये, ये उस दुकानदार का प्रॉफिट है। वो माल लेके आया था, अपने पास रखा, संभाला, बेचा, और ये सारा जो 50 रुपये का फ़र्क आया ये उसने अपने उस चीज़ को संभालने में, लाने में, अखराजात में कवर कर लिया। और उसने कहा जी कि मुझे ये इतने का पड़ा था, मैंने इतने का बेचना है और ये मेरा दरमियानी प्रॉफिट है। सेम इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर ब्रोकर्स भी यही काम कर रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट में एक ही करेंसी को किसी एक कीमत पे ख़रीद रहे हैं और उसी करेंसी को किसी दूसरी कीमत पे हमें सेल कर रहे हैं। दोनों कीमतों का जो दरमियानी फ़र्क है वो ब्रोकर का प्रॉफिट या स्प्रेड कहलाता है। हम जब भी ट्रेड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी ट्रेड माइनस से स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा कि हर ट्रेड हमारी माइनस से स्टार्ट होती है, क्योंकि सबसे पहले हमने ब्रोकर का जो प्रॉफिट है वो ब्रोकर को पे करना है, उसके बाद हमारी बारी आएगी। यहाँ पे यूरो और डॉलर की आपके सामने कीमत लिखी नज़र आ रही है कि बिड प्राइस है 1.3272 और आस्क प्राइस है 1.3276। दोनों कीमतों का जो फ़र्क है यहाँ पे 4 पिप का आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करूँगा 1 वॉल्यूम वाली तो $40 ब्रोकर को पे करूँगा, अगर मैं मिनी लॉट करूँगा तो $4 ब्रोकर को पे करूँगा, और अगर मैं माइक्रो लॉट करूँगा तो मैं 40 सेंट जो है वो ब्रोकर को पहले पे करूँगा, उसके बाद फिर मेरा प्रॉफिट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो दोनों कीमतों का फ़र्क हमेशा ब्रोकर का प्रॉफिट या स्प्रेड कहलाता है। अब ब्रोकर का प्रॉफिट और स्प्रेड कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि दोनों कीमतों को आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। कीमत है 1.3641 और दूसरी है 1.3644, तो फ़र्क आ गया 3 पिप का। लेकिन मसला एक और आ गया कि जैसे जैसे अब वक्त गुजर रहा है ब्रोकर 4 फिगर्स की बजाय अब 5 फिगर पे चले गए हैं। 5वां हिस्सा तो इतनी स्पीड से मूव होता है कि वो तो हमें नज़र ही नहीं आता। तो
ब्रोकर का जो स्प्रेड था उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो गया कि वो तो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है कि अगर मैं 1 सेकंड के लिए देखूं भी तो वो तो रुकता ही नहीं है, तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा। तो उसका सोल्यूशन फिर ये निकाला गया कि MT4 में करेंसीज की जो लिस्ट है उसमें एक एडिशनल कॉलम ऐड कर दिया गया। आई थिंक ये कॉलम 2015 में शायद ऐड हुआ था, जो कि स्प्रेड का कॉलम है कि दोनों कीमतों का जो फ़र्क है वो थर्ड कॉलम के अंदर ब्रोकर हमें दिखा रहा होता है कि भाई दोनों का फ़र्क ये है और ये मेरा स्प्रेड है। शीरी भाई ने हाथ रेज़ किया। जी सर, किसी ने सवाल पूछना है, ज़रूर पूछें सर। मेरा ख्याल है कि वैसे ही हाथ खड़ा हो गया सर। हाथ जिसने रेज़ किया है ना, काइंडली वो नीचे कर ले, अगर सवाल नहीं पूछना थक जाएगा बेचारा। अच्छा जी, अब ब्रोकर कर क्या रहा है? अगर हम करेंसी की कीमतों की बात कर लें, आप अब आजकल पाकिस्तान में हालात थोड़े से डिफरेंट हैं सर। काइंडली रिक्वेस्ट है कि जो बंदा भी ये काम कर रहा है ना वो ना करे। मैं मिन्नत ही कर सकता हूँ बंदे की जो ये काम कर रहा है, स्क्रीन पे ड्राइंग कर रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तान के हालात आजकल थोड़े से टफ़ हैं क्योंकि डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है और डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इकदाम कर रही है। लेकिन आज से कुछ अरसा पहले की मैं बात कर लेता हूँ। आपके पास फ़र्ज़ करें डॉलर हैं और आपको वो चेंज कराने हैं, पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कराने हैं। आप एक बैंक में जाएंगे तो रेट कुछ और मिलेगा, दूसरे बैंक में जाएंगे तो रेट कुछ और मिलता है, तीसरे में जाएंगे तो रेट कुछ और मिलता है। हर बैंक में 1-1, 2-2, 3-3 पैसे का फ़र्क आपको नज़र आता है। सर 1 पिप इज़ इक्वल टू $1 नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपकी लॉट के इक्वल होता है कि आपने जो वॉल्यूम के खाने में लफ्ज़ लिखा है ये उसके साथ कैलकुलेट किया जाता है। इसको हम इंशाल्लाह कल करके देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नहीं सर, बुरा ना कहें, मेरा ख्याल में जो कर रहा है उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अच्छा जी सर, माउस आप मूव ना करें। जो बंदा भी ये ड्राइंग कर रहा है ना उससे रिक्वेस्ट है कि वो माउस अपना मूव ना करेगा तो फिर ड्राइंग नहीं होगी। अब ब्रोकर ये कर रहा है कि इंटरनेशनल, हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी, सर शुक्रिया। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर तकरीबन 4,500 से ज़्यादा सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हैं जो कि डेली बेसिस पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको मैनेज करती हैं। तो ब्रोकर ये करता है कि वो बहुत सारे, यहाँ पे तो 4 बैंकों की एग्जांपल दी हुई है, लेकिन ब्रोकर ये करता है कि वो मल्टीपल बैंक से किसी एक चीज़ की बाइंग और सेलिंग प्राइस लेता है। वो देखता है कहाँ से उसको कोई चीज़ सबसे सस्ती मिल रही है और कौन सा बैंक उससे कोई चीज़ जो है वो सबसे महंगी ख़रीद रहा है। तो वो सारी प्राइसेस को, एक उसके पास सॉफ्टवेयर होता है जिसको एग्रीगेशन इंजन कहते हैं, उसके अंदर वो लेके आता है। वहाँ पे वो दाल दलिया करता है, सारा देखता है कि कहाँ पे अगर वो कहाँ से ख़रीदेगा तो उसको सस्ता मिलेगा, कहाँ पे बेचेगा तो उसको महंगा मिलेगा, और वो फिर उन प्राइसेस को स्क्रीन पे आपके सामने बिड प्राइस और आस्क प्राइस बना के, बाइंग और सेलिंग प्राइस बना के डिस्प्ले कर देता है कि भाई आप इस प्राइस पे मुझसे ख़रीदेंगे और जब आप बेचेंगे तो इस प्राइस पे आप मुझे बेचेंगे और दोनों कीमतों का जो फ़र्क होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया ब्रोकर का स्प्रेड, और स्प्रेड बनाया किस तरह से जाता है। अब हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बात की थी कि फॉरेक्स मार्केट को चलाने वाले अदारे जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं। हम डायरेक्टली इन जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। उनके साथ डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग की जाती है। तो उस मकसद के लिए फिर हमें दरमियान में एक इंटरमीडिएट पार्टनर की ज़रूरत होती है जो कि हमारा ब्रोकर होता है। ब्रोकर के साथ बेशुमार छोटे छोटे बैंक्स भी कनेक्टेड हैं, दूसरे ब्रोकर्स भी कनेक्टेड हैं। हम जैसे थर्ड पार्टी कह लें या रिटेल ट्रेडर कह लें वो भी कनेक्टेड हैं। तो ये सारे ब्रोकर के पास अपने अपने ऑर्डर्स लेके जाते हैं और ब्रोकर फिर उन ऑर्डर्स को कंबाइन करके, इकट्ठा करके सेंट्रल बैंक के साथ या लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ उनको ट्रेड करता है। कल के लेक्चर के अंदर भी हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ डिस्कस की थी वो थी टाइमिंग, कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे अच्छी टाइमिंग कौन सी है। हमने मैजिक टाइम की बात की थी और हमने देखा था कि मैजिक टाइम के अंदर मूवमेंट सबसे ज़्यादा हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की नज़र आती है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर आप मुख्तलिफ़ करेंसीज़ की डेली बेसिस पे एवरेज मूवमेंट देख लें, ये तो खैर एक चार्ट है जो कि काफ़ी पुराना बना हुआ है, लेकिन फिर भी इस चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो तमाम तर करेंसी पेयर्स की हु इज़ लिक्विडिटी प्रोवाइडर। सर लिक्विडिटी के ऊपर कल बहुत बात की थी हमने,
लिक्विडिटी के ऊपर काफ़ी, मेरे ख्याल में कोई 15-20 मिनट का लेक्चर हो गया था। मैं कोशिश करता हूँ सर इसको कवर करने की। व्हाट इज़ मैजिक टाइम? जी बिल्कुल, ये कुछ सवाल बड़ा अच्छा है, मैजिक टाइम क्या है, इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमने कल बात की थी कि मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो चल रही हैं। नहीं सर, पीडीएफ अवेलेबल नहीं है सर। रिक्वेस्ट है कि ये जो बंदा भी है ना, अबू बकर भाई, तौसीफ़ भाई या मुकेश भाई, अगर कोई भी एडमिन टीम से बंदा अवेलेबल है तो काइंडली मुझे बताएं सर, इसको किस तरह से ऑफ़ किया जा सकता है कि यूज़र जो है वो पंगे ना ले। अच्छा जी, तो बात हम कर रहे थे मैजिक टाइम के हवाले से। तो पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो फिज़िकल स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो मौजूद हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे फ़िज़िकली ट्रेडिंग होती है। उसके बाद अब इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, बाकी मुल्तान में मैंने सुना है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि बन गई है कि नहीं बन गई। मैंने सुना है कि शायद वहाँ पे बन रही है या बन चुकी है। ये वो फिज़िकल प्लेसेस हैं जहाँ पे ट्रेडर्स जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, मैंने जैसे कल कहा था, गप्पे शप्पे मारते हैं, चाय शाय पीते हैं और ट्रेडिंग भी कर ही लेते हैं। उसी तरह से पूरी दुनिया में बेशुमार फ़िज़िकल स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। कल के लेक्चर के अंदर मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्टें दी थी उन स्टॉक एक्सचेंजेस की, लेकिन उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो 4 हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बरतानिया की लंदन, जापान की टोक्यो और सिडनी की ऑस्ट्रेलिया। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम हर वक्त इनको देखते हैं। इन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर ये स्टॉक एक्सचेंजेस जो है अपने अपने टाइम के हिसाब से खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन दिन के 1 बजे के राउंड अबाउट खुलती है। न्यूयॉर्क 5-6 बजे के राउंड अबाउट खुलती है। ये मैं 2-2 टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गर्मियों और सर्दियों में 1 घंटा फ़र्क आता है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज खुलने के 4 घंटे के बाद तकरीबन न्यूयॉर्क खुल जाती है, यानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज के आखिरी 4 घंटे और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पहले 4 घंटे आपस में ओवरलैप करते हैं। सर मैजिक टाइम ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वो 4 घंटे जब लंदन और न्यूयॉर्क दोनों खुले हुए होते हैं तो इसको मैजिक टाइम कहा जाता है। दोनों ही हाई प्रोफाइल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दोनों के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम हो रहा होता है, और जब दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस एट ए टाइम ओपन होती हैं तो उस वक्त मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग या मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। इस ओवरलैपिंग टाइम को मैजिक टाइम कहा जाता है। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो इसी मैजिक टाइम के अंदर ट्रेड करना प्रेफर भी करते हैं। पाकिस्तानी वक्त की अगर मैं बात कर लूँ तो इस मैजिक टाइम को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के तकरीबन कुछ 4-5 बजे से लेके तो रात के 9-10 बजे तक का वक्त है। इस टाइम को फॉरेक्स मार्केट के अंदर मैजिक टाइम कहा जाता है। और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आप अगर देखें तो एवरेज मूवमेंट जो आपको नज़र आएगी किसी भी करेंसी की सबसे ज़्यादा, वो आपको लंदन सेशन के अंदर नज़र आएगी, क्योंकि लंदन सेशन ओवरलैप भी करता है मैजिक टाइम के साथ। तो लंदन सेशन के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। सर ये श्री ट्रेडर कह रहे हैं कि क्या आप पहले बेसिक्स सिखाएंगे कि मार्केट चलती कैसे है? सर सारा कुछ ही आएगा, बेसिक्स भी हैं, क्योंकि हमारे इस बैच के अंदर बहुत ज़्यादा बिल्कुल न्यू फ्रेश ट्रेडर्स हैं, तो ज़ाहिर है हमें सभी को साथ लेके ही चलना है। अच्छा जी, हमने मार्जिन ट्रेडिंग की भी बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हमें उस चीज़ को ख़रीदने के लिए एक छोटी सी अमाउंट की ज़रूरत होती है। मैं उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके अकाउंट के अंदर $100 हैं। अब आप $100 के साथ एक ट्रेड स्टार्ट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं आप यूरो डॉलर की एक ट्रेड स्टार्ट करते हैं बाई की 0.01 की, तो क्या 100 के $100 आपके खर्च हो गए उस ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए ब्रोकर की तरफ से एक मिनिमम मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। ये वो पैसा होता है जो जैसे ही आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं सिस्टम रिज़र्व करके साइड पे कर देता है। ये कल को मैं जब हम देखेंगे MT4 में प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करते हुए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये हमें अलहदा से लिखा हुआ नज़र आता है कि ये जनाब आपका मार्जिन है और ये आपका फ्री मार्जिन है। तो वो पैसा, वो मिनिमम पैसा जो किसी भी ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए, वो मार्जिन कहलाता है। अब मार्जिन के साथ कुछ और
जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मुंसलिक हैं। मार्जिन ट्रेडिंग के साथ जो कॉन्सेप्ट दूसरा आता है वो लेवरेज का आता है। हम थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर ब्रोकर से बहुत सारा लेवरेज उठाते हैं। पहले ये सवाल पूछूं, मैं लेवरेज को थोड़ा सा समझा देता हूं, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसके ऊपर ऑलरेडी बात की है, क्योंकि आज काफ़ी सारे नए बंदे मौजूद हैं। लेवरेज क्या है? मैंने पिछले लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल दी थी कि आपने एक घर ख़रीदना है, जस्ट एग्जांपल के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने एक घर ख़रीदना है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, लेकिन आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये। आपके पास अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप बाकी के पैसे कहीं से बोरो कर लें, उधार ले लें, या फिर आप कहते हैं कि नहीं, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं खुद कमाऊँगा, पहले इतने पैसे कमाऊँगा उसके बाद घर खरीदूँगा। उसमें तो मुमकिन है कि घर की कीमत बढ़ जाए या आप बूढ़े हो जाएं। बहरहाल हमने एग्जांपल ये ली थी कि बंदा 10,000 लेके बैंक के पास जाता है, उसको कहता है जी कि ये मेरे पास हैं, बाकी के पैसे मुझे उधार दे दिए जाएं। बैंक की जो भी शर्त शराइत हैं वो अलहदा, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन बैंक उसको 90,000 का लोन दे देता है। अब उसके पास से 10,000 बैंक से ले लिया, 90,000 का लोन, 1 to 10 की उसने लेवरेज ले ली, यानी अब 10 गुना उसने कर्जा ले लिया बैंक से। अब प्लीज़ आखिर में MT4 का डेमो अकाउंट बनाने का तरीका भी बता दें। जी ज़रूर सर, आज के लेक्चर में नहीं बता सकूँगा, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कल हमने शुरू यहाँ से करना है कि डेमो अकाउंट कैसे बनेगा। हम इंशाल्लाह कल का लेक्चर यहीं से ही शुरू करेंगे। अच्छा जी, तो अब उसने बैंक से उधार लिया और अपना काम चला लिया। अब उस घर की कीमत जो है वो बढ़ के हो गई 1.25 लाख रुपए। उसने उस घर को बेचा, बैंक से जो 90,000 लिए थे वो बैंक को वापस कर दिए, और 10,000 उसके अपने उसको वापस आ गए, और 25,000 का नेट प्रॉफिट उसको वापस आ गया। अगर वो बैंक से लोन ना लेता तो वो 25,000 कभी भी नहीं कमा सकता था, क्योंकि अगर वो अपने पैसे जमा करता तो सारी ज़िंदगी गुजर जाती अपने पैसे जमा करने में। उसके बाद वो घर ख़रीदता तो उसके मरने के बाद ही उसकी वैल्यू बढ़नी थी, तो उसके पास कुछ नहीं था। अब यहाँ फॉरेक्स में भी यही कुछ हो रहा है। हम थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ब्रोकर हमें लेवरेज देता है। हमने जैसे कल बात की थी कि हमारे पास 3 किस्म के अकाउंट टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। स्टैंडर्ड में है 1 लाख यूनिट, मिनी में है 10,000 यूनिट, माइक्रो में है 1,000 यूनिट। अब हमारे पास अकाउंट में तो है सिर्फ $100, तो अब $100 के साथ मैं किस तरह से जो सबसे छोटा हमारे पास लॉट है 1,000 यूनिट्स का, वो कैसे ख़रीद सकता हूँ? मैं कैसे कह दूँ इर्तज़ा भाई को कि इर्तज़ा भाई जाओ, ये मैं 100 रुपये आपको दे रहा हूँ, बैंक में जाके इसके बदले मुझे 1,000 रुपये ला दो। ऐसे नहीं होता। तो अब हम ब्रोकर को ये कहते हैं कि भाई सर, ये बंदा या तो शरारत ज़्यादा कर रहा है, तो या फिर माजरत ही है मेरी, चले खैर। अच्छा जी, हम अब ब्रोकर को ये कहते हैं कि भाई ये हमारे पास, सर मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा बंदा है, मैं ब्लॉक कैसे करूं? मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये कौन सा बंदा है जो ये काम कर रहा है, तो मैं किस तरह से उसको ब्लॉक करूं? अच्छा, तो हम ब्रोकर को ये कहते हैं कि जी ये मेरे पास पैसे हैं, अब मुझे इसके ऊपर लोन दे दिया जाए। तो ब्रोकर जो है लोन देता है। ब्रोकर की लोन देने की जो तरीकाकार है वो ये कि ब्रोकर हमें अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे लेवरेज ऑफर करता है। आपने कितनी लेवरेज लेनी है? अब एक रेशो 1 से लेके, 1:1 से लेके ब्रोकर हमें 1:200, 1 जब आप अकाउंट ओपन करने लगते हैं तो वहाँ पे ये नज़र आती हैं लेवरेजेस, 1:200, 1:500, 1:1000, मुख्तलिफ किस्म की लेवरेजेस जो है वो ब्रोकर हमें देता है। लेवरेज एक्चुअली होता है आपके अपने अकाउंट के ऊपर कर्जा। फ़र्ज़ करते हैं हम लेवरेज लेते हैं 200 की। अब ये $200 की लेवरेज नहीं है, ये 200 गुना की लेवरेज है। 100 को 200 से अगर ज़रब देते हैं, ये आप यहाँ पे देखें, आपको ऊपर पहली लाइन के अंदर नज़र आ रहा है कि बंदा है वो $100 इन्वेस्ट करता है, 200 की लेवरेज लेता है, और उसका वर्चुअल अकाउंट जो है वो $20,000 के इक्वल हो जाता है। अकाउंट में आपको 200 ही नज़र आएंगे, सॉरी अकाउंट में आपको 100 ही नज़र आएंगे, लेकिन बैक एंड पे जो एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट हो रही है वो $20,000 है। अब माइक्रो अकाउंट में थे $1,000, मिनी में थे $10,000। अब उसके पास कैपेसिटी है कि भाई वो मिनी को भी 2 दफ़ा ट्रेड कर सकता है, यानी वो अगर चाहे तो 2 मिनी लॉट्स को एट ए टाइम ट्रेड कर सकता है। अगर चाहिए बेवकूफ़ी है ऐसा करना, लेकिन वो ऐसा कर लेता है। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर वो
2 मिनी लॉट्स ट्रेड करता है, उसके अकाउंट में है, आप याद रखें $100, वो 2 मिनी लॉट्स को ट्रेड कर रहा है, हर पिप जो है वो उसका $2 के इक्वल है। तो मुझे बताएं कि वो कितने पिप्स माइनस में जाएगा कि उसका $100 का अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। $100 बंदे के अकाउंट के अंदर हैं, 200 की उसने लेवरेज ली है, 20,000 का उसका अकाउंट हो गया, यानी वो 2 मिनी लॉट्स ट्रेड कर सकता है। वो 2 मिनी लॉट्स ट्रेड करता है, हर पिप जो है वो उसका $2 के इक्वल है। तो वो कितने पिप्स माइनस में जाएगा कि उसका $100 का अकाउंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड सर। वैसे तो इसका सवाल का जवाब जो है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है। बहरहाल जो कह रहे हैं कि -50, तो बिल्कुल सही है कि उसका चूँकि हर पिप $2 का है, तो वो सिर्फ 50 पिप माइनस में जाएगा, तो उसका $100 का लॉस हो जाएगा और उसका अकाउंट वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो लेवरेज जो है ये हमें इस काबिल बनाती है कि इसकी वजह से हम बहुत बड़ी मिकदार में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये दो-धारी तलवार है। जहाँ पे ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने में हेल्प करती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस का बायस भी बनती है अगर इसको वाइजली यूज़ ना किया जाए। लेवरेज लेना इंटरेस्ट तो नहीं होगा सर, ये इस्लामिक सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा सर, मैं स्कॉलर नहीं हूँ। कैन लेवरेज इफेक्ट अवर प्रॉफिट एंड लॉस? नहीं सर, लेवरेज आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट नहीं करेगी, लेवरेज आपके ट्रेड करने की कैपेबिलिटीज़ को इफेक्ट करेगी। अच्छा, अब वो उस बंदे ने लॉस कर लिया, अब वो दोबारा से मार्केट के अंदर आता है अग्रेसिव होके, अब वो फिर से $100 ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन इस बार वो 200 की लेवरेज की बजाय न्यू ट्रेडर के लिए नुकसानदेह है लेवरेज? नहीं सर, ट्रेडर कभी भी लेवरेज कभी भी नुकसानदेह नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर इसको वाइजली अक्लमंदी से यूज़ किया जाए तो ये बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करने में हेल्प करती है। और एक मैं आपको और फार्मूला बता देता हूँ, शायद अभी आपको समझ ना आए, वो ये है कि लेवरेज ब्रोकर जितनी आपको देता है ना, मैक्सिमम जो वो लेवरेज आपको ऑफर करता है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, आपको वो लेवरेज लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, उसका क्या फ़ायदा, वो मैं आपको आने वाले किसी लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन बहरहाल उसको लेना चाहिए। हाँ, लेवरेज लेके बेवकूफ़ी से बड़ी बड़ी लॉट्स ट्रेड करना नुकसानदेह है, लेवरेज लेके सुकून से छोटी छोटी ट्रेड्स करें, कोई टेंशन नहीं है, बल्कि उसका फ़ायदा ही है। अच्छा, वही ट्रेडर अब जनाब दोबारा से $100 इन्वेस्ट कर रहा है, अब की बार वो ब्रोकर से लेवरेज 200 की बजाय 1000 की ले रहा है। ब्रोकर को कहता है जी कि मुझे 1000 की लेवरेज दे दें। माई ब्रोकर हैज़ अनब्लॉक्ड 1 to 2000, समटाइम्स यूज़ इट जस्ट टू कीप फ्री मार्जिन। जी बिल्कुल सर, फ्री मार्जिन का उसमें बेनिफिट मिलता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब उसने $100 इन्वेस्ट किए और 1000 की लेवरेज ले ली, 1000 को 100 से ज़रब देंगे तो जवाब आता है $1,00,000। माइक्रो में थे $1000, मिनी में थे $10,000। चलें सर, अल्लाह खुश रखे जो भी ये कर रहा है। सर क्लिक ऑन टूल्स ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन डिसेबल पार्टिसिपेंट्स टू एनोवेट। सर कहाँ पे है ये? क्लिक ऑन मोर टूल्स, मोर आ गया सर, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि डिसेबल, ठीक हो गया सर, कर दिया सर, उम्मीद है कि अब नहीं होगा। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो हम लेवरेज की बात कर रहे थे, तो जनाब 100 का उसने इन्वेस्टमेंट की है, 1000 की लेवरेज ली है, वर्चुअल अकाउंट उसका $1,00,000 का हो गया है। अब माइक्रो में थे 1000, मिनी में थे 10,000, स्टैंडर्ड में थे 1,00,000। अब उसके पास टेक्निकली ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो एक स्टैंडर्ड लॉट को ट्रेड कर सकता है, और वैसे बेवकूफ़ी है इतना करना, लेकिन वो ये करता है, वो एक स्टैंडर्ड लॉट को ट्रेड करता है $100 के अकाउंट पे। उसका पर पिप वैल्यू जो है वो $10 होगी, हर पिप की मूवमेंट पे वो $10 प्लस या माइनस में होगा। अब मेरा सवाल ये है कि वो कितने पिप्स माइनस में जाए कि उसका अकाउंट ख़त्म हो जाए। -10, बिल्कुल सही है, वो सिर्फ 10 पिप माइनस में जाएगा तो उसका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो सिर्फ 10 पिप प्रॉफिट में चला जाए तो उसका अकाउंट डबल भी हो जाएगा, क्योंकि हर पिप $10 का है, $10 का प्रॉफिट मतलब है उसका अकाउंट डबल। लेकिन जैसे ही आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे 2-3 पिप तो ब्रोकर ले लेगा,
यानी आपकी ट्रेड तो वैसे ही -20 -30 से स्टार्ट होगी। अब आपके पास पीछे बचेंगे 6-7 पिप का मार्जिन, तो मार्केट ने एक झटका देना है और वो 6-7 पिप हो गए। तो बहरहाल ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है कि ऐसा करना एक्सट्रीमली रिस्की है। बिल्कुल सर, ऐसा करना एक्सट्रीमली रिस्की है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जितनी मर्जी लेवरेज ले लें, हमेशा लॉट जो है वो आपकी कंट्रोल में रहनी चाहिए। लॉट साइज़ आप हमेशा छोटे से छोटा रखें ताकि आप अपने रेगुलर और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट कर सकें। अब लॉट साइज़ कितना होना चाहिए किसी अकाउंट के ऊपर और किस तरह से उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फॉरेक्स के अंदर 2 टर्म्स, मैं माज़रत चाहता हूँ अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये ज़ाहिर है टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर बिल्कुल कोई नया बंदा है तो ज़ाहिर है उसको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन हाँ मैं इसका सलूशन एक दे सकता हूँ। मुझसे क्लास के बाद रब्ता कर लें। हमारा जो फॉरेक्स गुरु यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये पूरे का पूरा जो मैंने आज पढ़ाया है, जो मैंने कल पढ़ाया था, वो सारे का सारा अलग-अलग सेगमेंट्स की सूरत में वीडियोस के अंदर मौजूद है। एक पूरे का पूरा कोर्स मौजूद है। आप मुझे मैसेज कर दें वो कोर्स लेने के लिए, तो वो वीडियोस की शक्ल में है, उसकी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। मैं उसके लिंक्स आपको दे दूंगा, आप उसको तसल्ली से बैठ के पढ़ लीजिएगा। आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएंगी। फॉरेक्स मार्केट में 2 लफ्ज़ जिनसे रोज़ाना हमारा वास्ता रहेगा वो है बुलिश और बेरिश। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम कहते हैं कि मार्केट बुलिश है, और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हम कहते हैं कि मार्केट बेरिश है। ये दोनों टर्म्स 2 जानवरों से निकली हैं। बुलिश जो है ये बुल से निकली है। बुल एक ज़ोरदार जानवर है, आप लोगों ने शायद कभी बुल फाइटिंग देखी हो। तो बुल हर चीज़ को धक्का लगा के आगे की तरफ ले जा सकता है। तो जब मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है तो हम कहते हैं कि मार्केट में बुल्स आ गए हैं और वो धक्का लगा के मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल के ले जा रहे हैं। बेरिश बियर से निकला है। बियर रीच को कहते हैं। रीच की आदत है कि हर चीज़ को दबाने की कोशिश करता है। बंदे को भी खुदा ना खास्ता गिरा ले तो उसके ऊपर बैठ के बंदे को मार देता है। तो बियर चूँकि नीचे की फोर्स को इंडिकेट करता है, इसलिए मार्केट जब नीचे की तरफ जा रही हो तो हम कहते हैं कि मार्केट में बियर्स आ गए हैं और वो मार्केट को नीचे खींचने या दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सर बिल्कुल प्रैक्टिकल में समझ आएगी, हर चीज़ की समझ आएगी। फॉरेक्स मार्केट जो है वो बुल्स और बियर्स की आपस की जंगोजदल का नाम है। दोनों में से जिसका पलड़ा भारी हो जाता है मार्केट उस डायरेक्शन में चल पड़ती है। और फॉरेक्स में हमें सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना होता है कि हमें चार्ट को देखते हुए यही समझना होता है कि इस वक्त किसका पलड़ा भारी है। मार्केट में बुल्स पावर में है कि मार्केट के अंदर बियर्स पावर में है। अगर हमें ये समझ आ जाए कि मार्केट में कौन इन पावर है तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड करके हम अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। ये आ गया जी मार्जिन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि फॉरेक्स में जब भी हम कोई ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो हमें मार्जिन की ज़रूरत होती है। ये वो मिनिमम अमाउंट है जो किसी एक ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीनशॉट, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि बंदे का $100 का अकाउंट है और उसने एक ट्रेड स्टार्ट की है, और उस ट्रेड स्टार्ट करने के लिए उसको जो मार्जिन यूटिलाइज हो गया है वो है तकरीबन $22। फ्री मार्जिन पीछे बचा है $75। यानी एक ट्रेड स्टार्ट करने में $22 खर्च हो गए, तो 2 ट्रेड स्टार्ट करने पे कितने होंगे? $44 खर्च हो जाएंगे। 3 ट्रेड स्टार्ट करने पे $66 खर्च हो जाएंगे। 4 ट्रेड स्टार्ट करने पे $88 खर्च हो जाएंगे। 5 ट्रेड स्टार्ट करने पे, सर 5 पे कितने होंगे? मेरी रियाजी कमज़ोर है वैसे। 5 ट्रेडें अगर वो स्टार्ट करे और एक ट्रेड के लिए $22 चाहिए तो कितने डॉलर खर्च हो जाएंगे? 110। बिल्कुल सही। अब मसला ये है कि उसके अकाउंट में तो पैसे ही सारे 100 हैं, डॉलर्स ही सारे 100 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 5वीं ट्रेड स्टार्ट नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम के अंदर, हमारे MT4 के अंदर एक फेल सेफ मैकेनिज़्म मौजूद है जो हमें एक लिमिट से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेने देता। 5 ट्रेडें जब हम स्टार्ट कर लेंगे तो फ्री मार्जिन भी साथ साथ कम होता चला जाएगा, और फ्री मार्जिन जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब हम मज़ीद कोई ट्रेड स्टार्ट नहीं कर सकते। जो ट्रेड्स चल रही हैं या तो उनको प्रॉफिट में आने का वेट करें या उनमें से कोई ट्रेड क्लोज़ करें, तभी हमारे पास फ्री मार्जिन अवेलेबल होगा तो हम नई ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। हम एक लिमिट से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। लेवरेज है, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये सारा कुछ लेवरेज के साथ हो रहा है।
लेवरेज के बगैर तो हम कर ही कुछ नहीं सकते। तो लेवरेज के बावजूद सिस्टम हमें एक लिमिट से ऊपर का रिस्क लेने ही नहीं देता ताकि ट्रेडर ज़्यादा लॉस ना करे। एक और बहुत ही ख़तरनाक टर्म है मार्जिन कॉल। अक्सर ट्रेडर्स जो कि लॉस कर बैठते हैं, कहते हैं जी अकाउंट उड़ गया, तो एक्चुअली उन्हें मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ता है। मार्जिन ब्रोकर विल नॉट लेट देम प्लेस दैट ट्रेड। जी बिल्कुल। अच्छा, मार्जिन क्या है? वो मिनिमम अमाउंट जो किसी एक ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अब बंदे ने ट्रेड स्टार्ट की है और ट्रेड स्टार्ट करने में खर्च हो गया $25। अब उसकी ट्रेड प्रॉफिट में जाने की बजाय नुकसान में चल पड़ती है, -10, -20, -50, -70, -80। अब अगर वो चाहे इस जगह पे कि -80 पे वो एक नई ट्रेड स्टार्ट कर ले, और नई ट्रेड स्टार्ट करने के लिए उसको चाहिए कम से कम $25, तो क्या वो नई ट्रेड स्टार्ट कर सकता है? यस या नो? उसके अकाउंट में है $100, उसने एक ट्रेड स्टार्ट की है और वो माइनस में चली गई है -80 पे। ट्रेड स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्जिन है वो है $25 का। तो क्या वो नई ट्रेड स्टार्ट कर सकता है? जी बिल्कुल सही है कि वो नई ट्रेड स्टार्ट नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन जब किसी एक या ज़्यादा ट्रेड्स के नुकसान की वजह से कोई ट्रेडर मज़ीद ट्रेड स्टार्ट ना कर सके, इस कंडीशन को मार्जिन कॉल कहा जाता है। अगर मैं इस वर्ड मार्जिन कॉल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मार्जिन क्या है? पैसा। कॉल क्या है? लेके आओ। ब्रोकर हमें कॉल करता है। पहले असल में होता ये था कि अब तो खैर MT4 हमारे पास आ गया है ना, पहले MT4 जब नहीं था तो सारी ट्रेडिंग जो है वो ये टेलीफोन पे होती थी या फिजिकल होती थी। तो अब मैं घर बैठा हूँ, मेरा ब्रोकर जो है वो बैठा है स्टॉक मार्केट के अंदर और मार्केट क्रैश हो रही है, नीचे गिर रही है, तो मेरा ब्रोकर मुझे फ़ोन करेगा, सर मार्केट गिर रही है, आपका अकाउंट डूब रहा है, अगर आपने काम और करना है तो पैसे और लेके आओ, और लेके आओ, तो पैसे लाओ, पैसे लाओ। ये मार्जिन कॉल, पैसे मंगवाए जाते थे, बंदा पैसे लेके भागता था, अच्छा ब्रोकर को दे के आओ या बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र करो। किसी तरीके से ब्रोकर को वो पैसे पहुंचाने पड़ते थे और फिर ब्रोकर कहता था कि जी अब मैंने वो इन्वेस्ट आपके कर दिए हैं, अब आप सेफ जोन में हैं। तो ये है मार्जिन कॉल कि ब्रोकर हमें कहता है कि भाई मज़ीद पैसा लेके आओ। अब यहाँ पे चूँकि ब्रोकर कभी भी कॉल नहीं करता सवाए इसके कि ब्रोकर हमें ये कह दे अच्छा जी अकाउंट खोल लिया है तो अब इसमें डिपॉजिट करके ट्रेडिंग कब स्टार्ट कर रहे हैं, या खुदा न खास्ता आपको कोई इशू आ गया है तो उसके लिए ब्रोकर कभी आपको कॉल कर ले, वरना ट्रेड के हवाले से ब्रोकर आपको कॉल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप एक लिमिट से नीचे जाते हैं जहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो ख़तरे में चला जाता है और अब ख़त्म होने वाला होता है, तो आपने देखा होगा कि नीचे जहाँ पे करेंसी, जहाँ पे वो आपका बैलेंस चल रहा होता है, वो पट्टी रेड हो जाती है, वो पूरी की पूरी लाइन रेड डिस्प्ले होनी शुरू हो जाती है। वो MT4 या MT5 को आपको बता रहा होता है कि भाई मार्जिन कॉल आ गई है, अगर सरवाइव करना है, अगर मज़ीद ट्रेडिंग करनी है, अगर इस अकाउंट को बचाना है तो मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करो, नहीं तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। तो ये है जनाब मार्जिन कॉल। और मार्जिन कॉल जब आती है और आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर अकाउंट जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ हो जाता है। सर बोर कौन कौन हो रहा है? कल वैसे बोर होने पे मैंने एक छोटा सा लतीफ़ा सुना दिया था, आज मुझे कोई नहीं याद आ रहा। सर कौन कौन बोर हो रहा है? हमें ज्वाइन कितने लोगों ने किया था? ज्वाइन ज़्यादा लोगों ने किया था और अब थोड़े रह गए हैं। और मेरे चूँकि लेक्चर थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से खुश्क होते हैं शायद, तो इस वजह से लोग पता नहीं नींद आनी शुरू हो जाती है। वैसे लोग कहते हैं कि सुरीली आवाज़ से नींद आती है, मेरी आवाज़ इतनी सुरीली है नहीं, लेकिन फिर भी शायद लोग सो जाते हैं। चले सर, शुक्रिया जिनको बोरिंग नहीं लग रहा, और जिनको बोरिंग लग रहा है उनका मज़ीद शुक्रिया। अच्छा जी, हैजिंग क्या है? ये भी टर्म ऐसी है कि जिससे अक्सर लोगों का वास्ता पड़ता रहता होगा कि हैजिंग क्या है। हैजिंग है अपनी ट्रेड्स आपकी माइनस में चली गई हैं, लॉस हो गया है, और उस लॉस को बचाने के लिए आप कुछ करें, उसको हैज करना कहते हैं। मैं समझाता हूँ कि हैज क्या होता है। अभी वो हमने जो एग्जांपल ली थी $100 वाली, उसी को दोबारा ले लेते हैं कि हमने जनाब $100 का अकाउंट खोला है, उसके अंदर हमने एक ट्रेड स्टार्ट की है, वो नुकसान में जाना शुरू हो गई है, वो -50 पे चली गई है, और मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास यहाँ पे उसकी स्लाइड नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि अभी मार्केट जो है वो 100 पिप और गिरेगी, और जब 100 पिप और गिरेगी
तो फिर वहाँ से मार्केट जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अब मेरे अकाउंट में 50 तो पहले ही माइनस चल रहा है, 50 पिप की गुंजाइश बाकी है, तो मैं -50 और बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन मार्केट ने तो अभी किसी ने बता दिया है कि अभी 100 पिप और गिरना है, तो इसका मतलब ये है कि मैं तो भाई ख़त्म हो जाऊँगा, मेरा अकाउंट तो उधर जाते जाते डूब जाएगा रास्ते में ही। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैंने बाई किया था किसी चीज़ को, यूरो डॉलर की एग्जांपल हमने यहाँ पे ली हुई है कि हमने यूरो डॉलर को बाई किया था, तो मैं उस -50 पे यूरो डॉलर को सेल भी कर देता हूँ। अब मार्केट मज़ीद 25 पिप नीचे गिरी है, मेरी जो बाई की ट्रेड थी उसने लॉस कर दिया 75 पिप का, और जो मेरी सेल की ट्रेड थी उसने मुझे प्रॉफिट दे दिया 25 पिप का, $25 का। अब चूँकि मेरी 2 ट्रेडें चल रही हैं, एक मुझे लॉस कर रही है, एक मुझे प्रॉफिट कर रही है। अब -75 पिप पे जाने के बावजूद मेरा लॉस -50 पे ही खड़ा है, क्योंकि मुझे एक ट्रेड $25 का प्रॉफिट दिए जा रही है, तो मेरा लॉस अब बढ़ नहीं रहा, मेरा लॉस -50 पे खड़ा है, माइनस और 25 पिप गिर गई। अब जो मेरी बाई की ट्रेड थी वो मुझे लॉस दे रही है जनाब $100 का। अब अगर मेरी सेल की ट्रेड ना होती तो मेरा अकाउंट जो था वो उधर ख़त्म हो जाना था, लेकिन चूँकि सेल की ट्रेड लगी हुई है तो अब सेल की ट्रेड मुझे वहाँ पे प्रॉफिट दे रही है $50 का, तो अभी भी मेरा प्रॉफिट लॉस जो है वो स्टिल 50 ही है, -50 ही है, क्योंकि एक ट्रेड 100 का नुकसान दे रही है, दूसरी 50 का प्रॉफिट दे रही है, तो मेरा तो 50 पे खड़ा है, माइनस और 50 पे गिर जाती है। तो ट्रेड जो बाई वाली थी वो -150 पे चली गई, और जो सेल वाली थी वो कितने पे गई सर, कौन बताएगा? सेल वाली ट्रेड में अब कितना प्रॉफिट है, ये पता चलेगा कौन कौन सो रहा है। वसीम भट्टी भाई, नहीं सर गलत है सर, मेरी जो सेल की ट्रेड थी ना वो अब 100 पिप नीचे जा चुकी है। बाई की ट्रेड जो है वो बाई की ट्रेड 150 पिप नीचे जा चुकी है, वो -150 है। मेरी सेल की ट्रेड जो है वो 100 पिप नीचे जा चुकी है, तो उसमें प्रॉफिट है 100 पिप का, $100 का। यानी अभी भी एक ट्रेड मुझे 150 का नुकसान दे रही है, दूसरी 100 का प्रॉफिट दे रही है, मैं तो अभी भी -50 पे ही हूँ। तो अगर मैंने वो सेल की ट्रेड स्टार्ट ना की होती तो भाई मेरा अकाउंट तो कब का जो है वो गायब हो चुका होता। अब सेल की ट्रेड मुझे बचाए खड़ी है। इस सारे प्रोसेस को हेज करना कहते हैं, कि आप अपने रिस्क को हेज कर लेते हैं। हेज अकाउंट वाश करने से बचाता है, लेकिन ये एक इंतहाई अमल है, क्योंकि हेज खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हेज खोलना बहुत ही सब्र आजमा और बहुत ही मेहनत तलब काम है, जो कि मोस्टली ट्रेडर्स नहीं कर पाते, और अकाउंट आपका एंड ऑफ द डे डूबता ही है। लेकिन आप उसको कुछ वक्त के लिए रोक लेते हैं। मैं बहरहाल कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी भी ट्रेड को हेज करें, क्योंकि हमेशा अपनी ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ स्टार्ट करें। थोड़ा बहुत रिस्क ले लेना बेहतर है, बजाय इसके कि एक ही ट्रेड आपका पूरे का पूरा अकाउंट जो है वो डुबो जाए। आखिर में आ गए हैं आज के लेक्चर के, 2-3 कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। रोल ओवर पहला कॉन्सेप्ट है। सर रात के 12 बजे क्या होता है, कौन बताएगा? पाकिस्तान में रात के 12 बजे क्या होता है और इंडिया में रात के 12 बजे क्या होता है? वैसे दुबई के भी बंदे हैं, दुबई में रात के 12 बजे क्या होता है? नया दिन, डेट चेंज हो जाती है। ठीक हो गया सर, रात के 12 बजे डेट चेंज होती है, लेकिन मसला पता क्या है? पाकिस्तान में जब रात के 12 बज रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उस वक्त इंडिया में 12:30 बज रहे हैं। दुबई में मेरे ख्याल में 2 घंटे का शायद फ़र्क है, पता नहीं आगे पीछे है, मेरी वैसे आजकल रियाजी बड़ी कमज़ोर है। तो दुबई में भी रात के जो 12 बज रहे हैं वो किसी और टाइम बज रहे हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में फिर रात के 12 कब बजेंगे सर? फॉरेक्स की डेट कब चेंज होगी, कौन बताएगा? ज़ाहिर है डेट तो रात के 12 बजे चेंज होनी होती है ना, तो फॉरेक्स की डेट कब चेंज होती है, कैसे चेंज होती है? सुबह 3-4 बजे नहीं होती? नहीं सर होती है, डेली डेट चेंज होती है। नो आइडिया, ठीक है सर। फॉरेक्स मार्केट जो है वो मंडे वाले दिन सुबह के तकरीबन 3 बजे खुलती है।
एक्चुअली उस टाइम पे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सुबह के 9 बज रहे होते हैं, और चूँकि सबसे पहले मंडे वाले दिन सिडनी मार्केट ओपन होती है और मार्केट उसी के साथ स्टार्ट हो जाती है, तो ये तय किया गया कि हर रोज़ जब सिडनी मार्केट ओपन होगी, जी बिल्कुल ऐसी है, तो जब सिडनी मार्केट ओपन होगी तो मार्केट की डेट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो रोज़ाना रात को जब 3 बजते हैं तो हमारी जो फॉरेक्स की डेट है वो चेंज हो जाती है, और इस डेट की तब्दीली को कहते हैं रोल ओवर। रोल ओवर के साथ डेट चेंज के अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अटैच हैं। इसके साथ एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्वैप का, कि अगर आपकी कोई ट्रेड चल रही है और वो नेक्स्ट डेट में ट्रांसफ़र हो गई है तो ब्रोकर आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है। उसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, पहले स्वैप भी होता था, आजकल कैरी ऑन चार्जेस भी हैं, और भी काफ़ी सारे मुख्तलिफ ब्रोकर्स के अंदर वो मुख्तलिफ नामों से है। हर ब्रोकर ने अपनी एक एडजस्टमेंट रखी हुई है। बहरहाल वो चार्जेस होते थे। अब स्वैप जो है ये एक रिलेटिव टर्म थी जो कि ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए थोड़ी सी मसला था। स्वैप को सूद कहा जाता था, तो मुसलमानों ने ये कहना शुरू कर दिया जी कि हमने सूद पे नहीं करना, तो फिर तमाम ही ब्रोकर्स ने इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए स्वैप फ्री अकाउंट्स जो थे वो लॉन्च करने शुरू कर दिए। अब तकरीबन सारे ही ब्रोकर्स जो हैं वो इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए स्वैप फ्री अकाउंट्स देते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक स्वैप फ्री अकाउंट्स जो हैं वो इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल हैं, मुसलमानों के लिए अवेलेबल नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में रहने वाला ईसाई, हिंदू इस्लामिक अकाउंट ले सकता है, लेकिन इंडिया में रहने वाला मुसलमान स्वैप फ्री अकाउंट नहीं ले सकता। मेरी ये इल्म है, गलत हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट है ट्रिपल रोल ओवर का। जुमे वाले दिन मार्केट बंद हो जाती है, इतवार वाले दिन हफ्ते और इतवार की छुट्टी है, इतवार वाले दिन रात को जाके खुलती है। 2 छुट्टियों के बाद मार्केट जब ओपन होती है तो इसको ट्रिपल रोल ओवर कहते हैं। ट्रिपल रोल ओवर के साथ भी वो सारे कॉन्सेप्ट्स अटैच हैं जो रोल ओवर के साथ अटैच हैं। अगर स्वैप वाला अकाउंट है तो स्वैप चार्जेस होगा प्लस माइनस में जो भी है, अगर नहीं है तो चलो गया। लेकिन इसके अलावा ट्रिपल रोल ओवर के साथ एक और चीज़ अटैच है, और वो है मार्केट गैप। समटाइम्स ये होता है कि मार्केट जिस प्राइस पे क्लोज़ हुई होती है मंडे वाले दिन, उस प्राइस पे ओपन नहीं होती, बल्कि उस प्राइस से हट के ओपन हो जाती है। फ़र्ज़ करते हैं मार्केट 50 पे उस प्राइस से ऊपर ओपन हो गई, या 50 पे उस प्राइस से नीचे ओपन हो गई। तो अगर आपकी कोई ट्रेड चल रही है और ये गैप आता है तो ये आपके अकाउंट के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। आमतौर पे यही कहा जाता है कि अगर मुमकिन हो तो फ्राइडे वाले दिन अपनी ट्रेड्स अगर मुमकिन हो तो क्लोज़ करके सोएं। हफ्ता इतवार सुकून से गुजरता है। वैसे आप में से जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने कभी ये एक्सपीरियंस किया हो कि उनकी ट्रेड जुमे वाले दिन चलती रह गई हो, तो यकीन करें उनका हफ्ता इतवार सुकून से नहीं गुजरता। सर किस किस का ये एक्सपीरियंस है? हफ्ता इतवार बेचैनी से गुजरा, मंडे की नाइट को फ्राइडे की संडे की नाइट को यानी मंडे की मॉर्निंग को मार्केट ओपन होने के टाइम पे बंदा बैठा होता है कंप्यूटर चला के कि यार अब देखो होता क्या है। किस किस के साथ हुआ है? कभी रिस्क नहीं लिया? अच्छा किया सर, कभी लीजिएगा भी नहीं, बड़ी टेंशन वाला काम है। सर वी कैन चेक विद पेयर्स हैव गैप प्रॉब्लम? नहीं सर, ये नहीं, हर चीज़ में गैप आ सकता है। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ गैप फ्री नहीं है। और कहीं मार्केट स्लिप आ जाए तो बस सर हार्ट अटैक की बात ना करें, मुझे 2 हो चुके हैं। खैर इस वजह से नहीं हुए, कुछ और वजूहात की बना पे हुए हैं, लेकिन 2 हो चुके हैं। मुझे पता है हार्ट अटैक क्या होता है। अच्छा जी नहीं सर, माजरत चाहता हूँ। अच्छा जी, टाइप ऑफ ट्रेडर्स। सर वैसे तो ट्रेडर्स की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन 2 मेन किस्में हैं। एक है डे ट्रेडर जिसको हम इंट्राडे ट्रेडर भी कहते हैं, और दूसरे हैं पोजीशन ट्रेडर। डे ट्रेडर्स वो हैं जो जिनकी ट्रेड्स जो हैं वो 1 दिन या 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर क्लोज हो जाएं, और पोजीशन ट्रेडर्स वो हैं जिनकी ट्रेड्स जो हैं वो कम से कम 2 दिन से ज़्यादा लंबी चलती हों, तो उनको हम पोजीशन ट्रेडर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब हम नया ऑर्डर स्टार्ट करने की बात करते हैं तो हमारे पास 2 किस्म के ऑर्डर टाइप हैं। एक है मार्केट ऑर्डर और दूसरा है लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या है? जैसे ही हम बाई के सेल के बटन पे क्लिक करें, हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जाए, तो ये मार्केट एग्जीक्यूशन या इंस्टेंट एग्जीक्यूशन कहलाती है। लिमिट ऑर्डर क्या है कि हमें लगता है कि यार अभी मार्केट जो है ना वो नीचे गिरेगी, जब नीचे गिर जाएगी ना मैंने तब ट्रेड करनी है। लेकिन जब मार्केट नीचे गिर जाएगी इस लेवल तक, तब तक तो मैं सिस्टम के ऊपर अवेलेबल ही नहीं हूँगा ट्रेड स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में फिर पेंडिंग ऑर्डर लगाए जाते हैं।
मार्केट की करंट कंडीशन से नीचे और ऊपर। 4 किस्म के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, अगर आप में से किसी ने देखा हो मैं आपको कल दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह अगर याद रह गया। बाई लिमिट, सेल लिमिट, बाई स्टॉप और सेल स्टॉप, 4 किस्म के ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से हम अपने एनालिसिस के हिसाब से ये पेंडिंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं। ये फ्यूचर ऑर्डर्स पे कहलाते हैं कि मार्केट जब उस प्राइस पे जाएगी तो मेरा ऑर्डर चल पड़े। तो बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा एहतियात से लगाने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हैवी एनालिसिस की ज़रूरत होती है कि आप सही एनालिसिस में हो, सही डायरेक्शन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। स्टॉप ऑर्डर्स 2 हैं, एग्जिट ऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। हमेशा अपनी ट्रेड जो है वो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा के स्टार्ट करें। ट्रेड स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करना होता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। कभी भी ओपन ट्रेड स्टार्ट मत करें, आप सिस्टम को बता दें कि भाई अगर इस ट्रेड पे इतना लॉस हो जाए तो बस, इससे ज़्यादा मैंने बर्दाश्त नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। इसको स्टॉप लॉस कहते हैं। और इसी तरह से आप सिस्टम को ये भी बता दें कि अगर इस ट्रेड पे इतना प्रॉफिट आ जाए तो भाई इतना प्रॉफिट लेके मैं ओके हूँ, मुतमईन हूँ, इतने प्रॉफिट पे भी मेरी ट्रेड को बंद कर दो। तो ये है जनाब आपका टेक प्रॉफिट ऑर्डर। तो ये 2 ऑर्डर जो हैं आपके यूज़ होते हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा आज का है ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर। खैर ये अब उतना रेलेवेंट नहीं रह गया जितना आज से कोई 10-20 साल पहले हुआ करता था। आजकल हम GTC ऑर्डर्स यूज़ कर रहे हैं। गुड टिल कैंसल्ड, यानी आपकी ट्रेड चल सकती है जब तक आप चाहें। आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाए तो बंद होगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बंद होगी, या आप खुद मैनुअली बंद कर दें तो बंद होगी। अदरवाइज ब्रोकर कभी भी आपकी ट्रेड को बंद नहीं करेगा। लेकिन आज से कुछ साल पहले तक ये ऐसा नहीं था। फ्राइडे वाले दिन रात को जब मार्केट बंद होती थी तो सारे ऑर्डर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते थे, क्लोज, बस टाइम फिश, कोई ऑर्डर आगे नहीं जाएगा। अभी भी PMX के अंदर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर होता है कि वो फ्राइडे की नाइट को ऑर्डर बंद कर देते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है उनका। तो अब हम जो ऑर्डर टाइप यूज़ कर रहे हैं वो GTC है, गुड टिल कैंसल्ड, कि आपकी मर्ज़ी है, जब आपका दिल चाहेगा आप अपना ऑर्डर बंद करेंगे। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर GTN, N स्टैंड्स फॉर टाइम, के टाइम लिमिट के साथ ऑर्डर्स चलते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जितने भी फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी लिमिट्स हैं। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर आप में से किसी ने क्रूड ऑयल को ट्रेड किया है या नेचुरल गैस को ट्रेड किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग ज़्यादातर ब्रोकर्स के अंदर होती है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का होता है। आपने कोई ट्रेड स्टार्ट की है और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आप उसको उस कॉन्ट्रैक्ट से आगे ले जा ही नहीं सकते। ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर महीने की 20 तारीख को एक्सपायर हो जाता है, तो अगर आपका कोई ट्रेड ऑयल पे लगी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, टाइम फिश। अलबत्ता जितने भी फ्यूचर्स हैं उनमें से अब ज़्यादातर चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स स्पॉट के अंदर भी अवेलेबल कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर टाइम लिमिट ख़त्म कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू रहती हैं अगर आप स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी ट्रेड एक लिमिट टाइम के बाद बंद हो जाएगी। तो ये तो था सर आज का लेक्चर। अब बारी आती है सवाल जवाब की। काफ़ी सारे सवाल मेरे पास आए हुए हैं काफ़ी लोगों के, उनके भी मैं जवाब दे देता हूँ। आप लोगों के कोई सवाल हैं आज के लेक्चर के हवाले से तो सर पूछ सकते हैं, तो मैं हाज़िर हूँ। 10:24 हो गए हैं, तकरीबन 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया। कल भी पौने दो घंटे का हो गया था। सर आप मुझे इतना टाइम दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। सर गैप्स की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जब मार्केट प्राइस अचानक जंप कर जाए तो उसको हम गैप कहते हैं। मिसाल के तौर पे मार्केट चल रही थी 3 नंबर पे और वो जंप करके 7 नंबर पे चली गई, तो अब दरमियान में 4, 5 और 6 आया ही कभी नहीं, तो इस चीज़ को गैप कहते हैं। ऐसी सूरत में अगर गैप आपके हक में आया है, यानी आपने बाई की ट्रेड की थी, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर गैप आपके ख़िलाफ़ आया है तो आपको अच्छा खासा लॉस भी हो जाएगा। सर आपका शुक्रिया फॉर गिविंग वेरी, सर मोहब्बत है आप लोगों की, मैं तो हाज़िर हूँ। अच्छा मैं क्वेश्चन स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, क्वेश्चन कई सारे आ गए हैं। सर मिस्ड यस्टरडे लेक्चर, कुड यू प्लीज़ शेयर सम यूट्यूब लिंक। सर मुझे व्हाट्सएप पे, अच्छा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें सर, जिसको पुराना लेक्चर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो लेक्चर सेगमेंट्स की शक्ल में भी मौजूद है,
आई थिंक शायद वो पूरे लेक्चर की शक्ल में भी पढ़ा हो, मुझे याद नहीं है, मैं वो ढूंढ के दे दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। सर ऑसम लेक्चर, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन टुमारो। जी सर, इंशाल्लाह ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, मेरी दुआ है सारी लोग आएँ और बल्कि ज़्यादा लोग आएँ। कॉमन गैप, एवोल्यूशन गैप, रनवे गैप, ब्रेकडाउन गैप, माशाल्लाह सर वेरी गुड। सर ट्रिपल रोल ओवर बताया सर मैंने कि जब जुमे वाले दिन मार्केट बंद होने के बाद मंडे को खुलती है तो उसको ट्रिपल रोल ओवर कहते हैं। जस्ट एक टर्म है जो कि यूज़ होती है, गैप आ जाए तो लहदा बात है, ना आए तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक सवाल बड़ा ज़्यादा कॉमन कल भी मैंने बताया था कि नए ट्रेडर्स ख़ास तौर पे कर रहे हैं कि जी आप MT4 की ट्रेनिंग देंगे, MT5 की ट्रेनिंग देंगे या ब्रोकर की ट्रेनिंग देंगे। सर याद रखें MT4 MT5 ये जस्ट एप्लीकेशंस हैं, कल के लेक्चर में हमने इसके ऊपर बात की थी। ये जस्ट एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर आप ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत है। जैसे आपको प्लॉट आपने ख़रीदना है तो आप पहले एक बंदा ढूंढते हैं जो कि आपको प्लॉट के बारे में बता सके, वो ब्रोकर होता है। आप ब्रोकर ढूंढते हैं, ब्रोकर आपको फिर क्लाइंट के साथ रब्ता करवाता है। इसी तरह से हम ट्रेडर हैं, हमें एक ब्रोकर चाहिए, जैसे डू प्राइम एक ब्रोकर है, इसके अलावा और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। ये चूँकि डू प्राइम का सेशन है तो मैं किसी और ब्रोकर का नाम नहीं लूँगा। तो बहरहाल ये सारे ब्रोकर्स हैं और ब्रोकर का रोल है आपके लिए अकाउंट क्रिएट करना, आप जो ट्रेड स्टार्ट करें वो मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करना। आप डिपॉजिट करते हैं ब्रोकर के अंदर, विड्रा लेते हैं ब्रोकर से, तो ये ब्रोकर का काम है। MT4 ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उसका। सर फॉरेक्स मार्केट का कोई भी ब्रोकर PMX से रेगुलेटेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट पर शुक्र करे बल्कि ये नहीं है। अगर कहीं ये पाकिस्तान में आ गया ना खुदा ना खास्ता, तो जो फिर पाकिस्तानियों का हाल है और जो फ्रॉड का हाल है ना, वो ये इंटरनेशनल ब्रोकर्स में भी यही कुछ होना शुरू हो जाना है। सर VSA ट्रेडिंग होगी या प्राइस एक्शन? सर इसमें प्राइस एक्शन ही पढ़ाएंगे। VSA एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर तो अलहदा से पूरे लेक्चर्स की, पूरे कोर्स की ज़रूरत है सर, वो तो इधर नहीं पढ़ा सकते। सर पेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, पूछें, बिल्कुल पूछें। सर हमें कौन सी स्ट्रेटजी पढ़ाएंगे? सर ये मैं आज कैसे बता दूं कौन सी स्ट्रेटजी पढ़ाएंगे? जो भी होगी सर, जैसी भी होगी इंशाल्लाह अच्छी होगी। और बल्कि मैं वो स्ट्रेटजी पढ़ाऊंगा जिसके साथ मैंने इतने साल काम किया है। और आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो, मैंने इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम किया है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के फ़ंड्स मैनेज किए हैं। मैंने पब्लिक सेक्टर के अंदर भी काम किया है, और उसके बाद मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में शिफ्ट हो गया था 2017 में। तो और 2017 से लेकर 2021 तक, 22 तक बल्कि मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ के फ़ंड्स मैनेज किए हैं। और हमारी हर महीने की स्टेटमेंट है, अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। हर महीने हम अपनी स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं। और मैं एक और यहाँ पे एक मुझे ज़हन में बात आ गई है, ये कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तकरीबन 90% इस वक्त फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो ट्रेनर्स हैं, जो पढ़ाते हैं, वो प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करते ही नहीं हैं। लोग आते हैं फॉरेक्स मार्केट में, ट्रेडिंग करते हैं, लॉसेस करते हैं, उनको लगता है कि यार इधर से आप पैसे कमाने तो बड़ी मुश्किल है, तो वो फिर या पढ़ाना शुरू कर देते हैं, या सिग्नल सेल करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो लोगों के अकाउंट मैनेज करने के चक्कर में चले जाते हैं। तो 90% टीचर्स जो हैं वो ट्रेडिंग सिरे से नहीं करते। और ऐसा बंदा जो बिल्कुल ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा, वो जितना मर्जी पढ़ा ले, जिसने कभी पानी में उतरा ही नहीं है, उसको क्या पता कि पानी कैसे थे, पानी में तैरते कैसे हैं। तो अगर किसी भी बंदे के पास आप पढ़ने के लिए जाते हैं, मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा, किसी भी बंदे के पास आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप उसको ये ज़रूर पूछें कि सर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें अपनी स्टेटमेंट दिखा दें। चलो सारी ना सही, थोड़ी दिखा दें। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई बंदा भी आपको एक आध दिन से ज़्यादा की स्टेटमेंट नहीं दिखा सकेगा। बहुत कम, 1% होगा बंदा जो आपको ट्रेडिंग स्टेटमेंट दिखा सकेगा। अच्छा जी, मेरा नाम, शहर का नाम और एक्सपीरियंस मुझसे पूछा गया था काफ़ी सारे बंदों ने। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। एक्सपीरियंस मेरा ट्रेडिंग के अंदर तकरीबन 18-19 साल का है और तकरीबन इतना ही मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आईटी के अंदर मेरा 22-23 साल का एक्सपीरियंस है। और वेबसाइट जो हम मैनेज कर रहे हैं उसका नाम forexguru.pk है। मैं आपको ग्रुप्स के अंदर भी उसकी डिटेल दे दूंगा। सर ये फ्री लर्निंग कब तक होगी? सर तकरीबन 1 हफ़्ते की क्लासेस हैं इंशाल्लाह, और इसके बाद ज़ाहिर है ये सेशन तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं हाज़िर हूँ। कभी भी कोई भी आपको इशू आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दें। मेरा नंबर मैं काइंडली सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं मोस्टली अगर कोई मुझे ज़रूरत पड़े, कोई मैंने नई चीज़ बनाई हो, कोई नई वीडियो बनाई हो,
तो मैं ग्रुप्स के अंदर नहीं वो देता, मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप यूज़ करता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज सिर्फ उस बंदे को जाता है जिसके पास मेरा नंबर सेव होगा। तो मेरा नंबर सेव कर लें, मैं यहाँ पे अपना नंबर दोबारा दे देता हूँ, मेरा नंबर सेव कर लें 0300 6561240, बल्कि आई थिंक अगली स्लाइड पे शायद नंबर हो या नहीं है, पता नहीं। तो मेरा नंबर सेव कर लें, बल्कि ये एक बंदे को गया है, मैं आपको एवरीवन कर देता हूँ। तो सर ये मेरा नंबर सेव कर लें हर बंदा, और कोई भी इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। सर ज़रूर, मोस्ट वेलकम, मीटिंग हो सकती है जब आपका दिल चाहे मेरे पास आ जाए। मेरा ताल्लुक़ जो है वो पीर महल शहर से है, ये फैसलाबाद रीजन में आता है, टोबा टेक्सिंग के पास। किसी ने आना हो तो मुझे कॉल करके टाइम लेके जब मर्ज़ी आ जाए। हाँ अच्छा जी सर, सेल स्टॉप लिमिट और बाई स्टॉप लिमिट एक्सप्लेन कर दें। सर वो इस तरह से ज़बानी नहीं एक्सप्लेन कर सकूँगा, कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल इसको करके देखेंगे तो बेहतर समझ आ जाएगी। लेक्चर की फिर बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग अभी नहीं मिलेगी, तो काइंडली लाइव लेक्चर्स ही रिकॉर्ड कीजिएगा। सर आपसे मीटिंग है, ग्लैड टू लिसन। ठीक है सर, शुक्रिया सर। अच्छा जी, जिन लोगों ने डू प्राइम का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, मैंने शुरू में बताया था कि 2 ग्रुप्स हैं इस वक्त हमारे चल रहे हैं। एक डू प्राइम का एजुकेशन ग्रुप है, एक मेरा अपना forex.guru.pk के ग्रुप्स हैं। तो जिन जिन लोगों ने दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं वेरी गुड है। अगर किसी बंदे ने अभी तक कोई एक ग्रुप ज्वाइन किया है तो वो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं उसको दूसरे ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा। सिग्नल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सिग्नल्स हम देते हैं या नहीं देते, तो डू प्राइम सिग्नल देता है या नहीं देता उसका मुझे नहीं पता, मैं डू प्राइम की टीम से कंफर्म कर लूँगा इसके हवाले से। लेकिन मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से सिग्नल सर्विसेज 2 किस्म की अवेलेबल हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर एक लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पे चल रही है जिसमें हमारी अपनी एक स्ट्रेटजी है जो सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। काफ़ी सारे करेंसी पेयर्स हैं, गोल्ड, ऑयल है, गैस है, इन चीज़ों के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी आ रही है उसकी। तो आप में से जो सिग्नल्स के अंदर इंटरेस्टेड हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उस स्ट्रीम का लिंक दे दूंगा। वो लाइव है, फ्री है, मेरी हर सर्विस फ्री है, सारी जो भी मेरी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं है, और जो चाहे वो ले सकता है। दूसरी हमारी वेबसाइट है forex.guru.pk, उसके ऊपर डेली 11 बजे हमारी टीम जो है वो सिग्नल्स पब्लिश करती है, वो भी बहुत एक्यूरेट होते हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सिग्नल्स जिसको चाहिए हो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, क्लास के बाद मैं उसको इंशाल्लाह उसकी डिटेल दे दूँगा। सर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें जिस चीज़ को सिग्नल्स की ज़रूरत हो। वैसे मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को इस काबिल बनाऊँ कि आप सिग्नल्स से हट के खुद काम कर सकें। मज़ा तभी आता है जब बंदे को खुद नॉलेज हो, बंदे को खुद सिग्नल्स जनरेट करने आते हों। लेकिन बहरहाल सिग्नल से एडिशनल हेल्प मिल जाती है, कोई हर्ज नहीं है। सर और कोई क्वेश्चन? सर यूट्यूब सिग्नल चैनल का इंडिकेटर नहीं सर, यूट्यूब सिग्नल चैनल का इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सर टोटल कितने लेक्चर होंगे? सर आई थिंक 6 या 7 होंगे। आज दूसरा लेक्चर है, टोटल 6 या 7 होंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। सर इस क्लास के अंदर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ाएंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा, जस्ट एक लेक्चर होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कंप्लीट कोर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ला रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। मुझसे ग्रुप्स के अंदर कनेक्टेड रहें, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। वो इतना इन डेप्थ होगा कि शायद, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन शायद उतनी डिटेल के साथ इंटरनेट के ऊपर पहले कभी कोई इस किस्म का कोर्स ना आया हो। व्हाट्सएप पे सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते सर, सिर्फ 2 किस्म के सिग्नल्स हैं। एक यूट्यूब स्ट्रीम के ज़रिए हम लाइव सिग्नल्स दे रहे हैं, दूसरा हमारी वेबसाइट पे सिग्नल्स आते हैं, वो सुबह 11 बजे आ जाते हैं। व्हाट्सएप पे सिग्नल 1-to-1 सर्विस किसी को नहीं देते। सर आपका VSA पे लेक्चर रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं सर। सर कल की वीडियो का लिंक ग्रुप में शेयर करो प्लीज़। सर मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर सकूँगा, मुझे फ़र्दन जिसको चाहिए होगा मुझसे मैसेज कर ले, मैं उसको दे दूँगा। वो कल की वीडियो का लिंक नहीं होगा, वो मैंने बताया कि मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सेगमेंट्स के अंदर, छोटी वीडियोस के अंदर मौजूद हैं। मैं वो आपको लिंक शेयर कर दूंगा। कल की वीडियो का लिंक अभी अवेलेबल नहीं है। सर टेक्निकल नॉलेज कौन कौन से होंगे? सर टेक्निकल के अंदर इंशाल्लाह हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे और स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे। सर आप अल्लाह कामिल सेहत दे, आमीन। सर वेलफेयर का काम कर रहे हैं, शुक्रिया सर। सर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट होगा
यहाँ पे सर ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ज़ाहिर है 6-7 दिनों के अंदर सारा कुछ तो नहीं हो सकता। सर आप माशाल्लाह अच्छे हैं, अच्छे मिजाज के हैं, वरना दूसरे जूम पे इस तरह नहीं समझाते। सर मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ सर उतना थोड़ा है। यह आप लोगों की मोहब्बत है कि इतनी देर आपने मुझे बर्दाश्त किया है। सर आने वाले आई थिंक 1 से 2 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा टेक्निकल एनालिसिस। आई वांट टू लर्न फॉरेक्स फ्रॉम यू एक्सपर्टीज लेवल। सर मैं हाज़िर हूँ, जितना आता है कोशिश करूँगा कि उसमें से जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र आप लोगों को कर सकूँ करूँ। सर आप में बहुत ज़बरदस्त आप में बहुत बर्दाश्त है, वेरी गुड स्टेमिना। शुक्रिया सर, मोहब्बत है आपकी। इस किस्म के कमेंट जो हैं वो बंदे को वैसे ही पंप कर देते हैं। सर रिपीटेड नो, आमर महमूद भाई नहीं समझ आई सर आप क्या कह रहे हैं। सर टेक्निकल एनालिसिस भी फ्री सिखाएंगे। सर मेरा सारा कुछ ही फ्री है, मैं हर चीज़ फ्री पढ़ाता हूँ, फ्री देता हूँ, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं, मेरी किसी सर्विस का कोई पैसा नहीं है सर। हाँ आपको मेरी कोई चीज़ अच्छी लगे तो दुआ ज़रूर दे दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। अच्छा दुआ से मुझे याद आ गया, कल भी मैंने बताया था कि हर बंदे का एक बड़ा कॉमन इशू है, टेंशन है, डिप्रेशन है, फॉरेक्स की भी और दीगर कामों की भी। तो हमारे एक बुज़ुर्ग हैं वो कहा करते हैं कि सूरह रहमान कारी अब्दुल बासत की आवाज़ में आंखें बंद करके सुने, वो 20 मिनट की है। वैसे तो बहुत सारे कारियों की आवाज़ में मौजूद है, लेकिन कारी अब्दुल बासत उन्होंने रिकमेंड किया है, इसलिए हम भी रिकमेंड करते हैं। कारी अब्दुल बासत की आवाज़ में सूरह रहमान सुने, 20 मिनट लगते हैं सिर्फ। और जब कंप्लीट हो जाए तो दिल में 3 दफ़ा प्यार से अल्लाह 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 कहें और पानी 3 घूंट पी लें, और यकीन करें बंदे को सुकून आ जाता है। मैं मौलवी नहीं हूँ वैसे, वो बात एक आ गई है तो चलो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। सर शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। सर मैं डिफरेंट सोर्सेज से लर्निंग की कोशिश की है, आपकी लर्निंग मेथड से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। सर बहुत शुक्रिया वसीम भाई, थैंक यू। सर अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो काइंडली 1-2 मिनट के अंदर कर लें, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा सभी दोस्तों से। सर आपकी वेबसाइट पे 10-12 कोर्सेज़ कमिंग सून है। सर वो बिल्कुल हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे, उसकी वजह कि वो उस वक़्त मेंशन किए थे जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेहतमंद था। अब नहीं इस काबिल कि मैं वो सारा कुछ कर सकूं। जितना कि मेरी बर्दाश्त है मैं किए जा रहा हूं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हार्ट के इशू की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त कह लें वीक हो चुका हूँ। वैसे जिस्मानी तौर पे मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका हूँ। सर रिपीटेड नंबर शेयर ये कर दिया है सर, 0365 61 240 0300 656 1240, ये ज़िक्रिया भाई ने कर दिया है सर। सर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं, उसके बाद हम इजाज़त लेते हैं। वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता दोस्त अहबाब जो है वो छोड़ के जाने लगे हैं। वैसे भी जब बंदे का आखिरी वक्त आता है दोस्त अहबाब छोड़ के चले ही जाते हैं। सर आप प्राइवेट कोचिंग करवाते हैं? नहीं सर अब नहीं करवाता, मैंने 18 साल पढ़ाया है, 18 साल पढ़ाया है सर फॉरेक्स को, लेकिन अब मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। 2000 मैंने बताया कि 21 के जनवरी में मैंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी कि अब मैं मज़ीद नहीं पढ़ाऊँगा। ये तो डू प्राइम वाले दोस्त हैं, वो खींच के दोबारा से ले आए हैं 1.5-2 साल के बाद कि नहीं जी पढ़ाएँ आके। तो मैंने पिछले 1.5-2 साल किसी को कुछ नहीं पढ़ाया। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस वजह से मैंने रिटायरमेंट ले ली है। सर शुक्रिया महबूब भाई। ठीक है सर, मेरे ख्याल में क्वेश्चंस नहीं है। आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल लेक्चर में फिर आप दोस्तों से मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, अगर बोर हुए हों तो सर उसके लिए भी बहुत माजरत। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।